तो चैलेंज था एक बार समय की सूचना ऐसी मिली थी, हम लोगों ने कार्रवाई किया और उस कार्रवाई में शायद उस समय कहा जाता था, मीडिया में भी खबर थी कि इतनी बड़ी रिकवरी इस पूरे भारत के उस क्षेत्र में और शायद यहाँ तक भी कहा गया कि दक्षिणी जो महाद्वीप वाला हिस्सा है उसमें एक रेड में इतनी बड़ी रिकवरी नहीं। कितनी रिकवरी थी वो? करीब 11.5-12 टन के आसपास गांजा रिकवर। वो पूरा गांव में कई ऐसे घर थे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि उस कार्रवाई के बाद उस गांव में परिवर्तन भी आया। जैसे ये मद्य निषेध लागू हुआ, मुझे खुशी है कि मैं भी इसका पार्ट बना और 1 साल 5 महीने के आसपास में मैंने इसमें पुलिस अधीक्षक के तौर पे योगदान दिया और बहुत सी चीजों को सीखा कि एक ऐसा जगह जहाँ स्वच्छ करने की कोशिश हो रही है और उसके चारों तरफ से आपको गंदा करने की भी कोशिश हो रही है। जिन लोगों को हमारे थोड़ा सा व्यवहारिक पुलिसिंग में उनके मन के लायक काम करता हुआ नजर आए, उनको लाभ पहुंचा है, समाज में थोड़ी बहुत अच्छाई आई हो या वैसे लोगों के मन में डर पैदा हुआ हो जो लोग बुरा करना चाहते हैं, तो ये इसको रौद्रता आप कहते हैं, तो रौद्रता अच्छी है। विपरीत परिस्थितियां हुई हिंदू धर्म के परिवारों में, जो विपरीत परिस्थितियां एक शादी के समय हो सकती है वो सब घटित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग की शादी हुई। किस टाइप की पुलिस? देखिए, हमारे परिवार में तो दादा भी पुलिस में थे, पिताजी भी पुलिस में थे, मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ। तो एक ऐसी भी जो औद्योगिक संस्थानों को जो वर्ल्ड हेरिटेज है, जैसे महाबोधि टेम्पल है या यूनेस्को से जो रजिस्टर्ड जो वैसी संसाधन बिल्डिंग है जो संरक्षित है, उनका प्रोटेक्शन करना। एयरपोर्ट है जैसे दरभंगा है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा हमारा सशस्त्र बल के द्वारा किया जाना। अच्छा, आपने जो है रेल सेवा में जो है एसपी के तौर पे मुजफ्फरपुर में अपनी सेवा दी थी। ये 2008 का ऐसा वक्त आया जिस समय की भारत सरकार की तरफ से एक निर्देशिका जारी हुई और सभी राज्यों में एटीएस के गठन को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के रूप में नाम दिया गया और उसमें बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, उसका प्रभाव था और उसी के कारण से ये विशेष बल जो है सभी राज्यों में गठित करने का। तो ये नया बल का गठन एक दस्ता जरूर है, इसलिए शायद लोगों में उतनी इसकी जागरूकता नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग जान रहे हैं। सभी राज्यों में स्पेशल फोर्स है। देखिए, शरीर के अंदर में 206 हड्डियां हैं। आप यदि किसी एक हड्डी को निकाल के और शरीर से पूछिए कि क्या इसके बिना आप किसी तरह से सहज महसूस कर रहे हैं, तो मेरा आपके इस प्रश्न का उत्तर भी ऐसा है। आज हम लोगों का पहला पॉडकास्ट है जिसके गेस्ट हैं आईपीएस संजय कुमार सिंह। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और इनका अगर हम परिचय दें तो एक सिविल सेवक के रूप में इन्होंने सिविल सेवा के मूलभूत ढांचा को समझा है, जिसका आधार है निष्ठा, निष्पक्षता, सहिष्णुता, करुणा। ये सारे सिविल सेवा के मूल आधार हैं जिस पर इन्होंने अपनी एक रेखा बनाई है और चलने का प्रयास किया है। कई जगह पर इन्होंने सेवा दिया जहां से मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ इनके बारे में। एक ऐसा आईपीएस जिन्होंने अपने कर्तव्य के माध्यम से लोगों के मन में सिविल सेवकों के प्रति सम्मान भर दिया। तो चलिए आज हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो शायद इसके जवाब के लिए ये असहज महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, पहला बात यह है कि हम सब लोग यह मानते हैं कि वर्दी को गर्व से पहनना चाहिए और हमारे प्रशासक लोग पहनते भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब देखा जाता है कि प्रशासक खुद ही गर्व और रौब में अंतर नहीं कर पाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वर्दी तो हमारी जनसंख्या के कुछ आंशिक प्रतिशत के लोगों के पास ही होती है और वो आती है कुछ विशेष प्रशिक्षण के बाद। ठीक है। जब विशेष प्रशिक्षित लोग रहते हैं और व्यवहारिक जीवन में और उस जीवन शैली में उसका प्रयोग करते हैं तो वो एक पहचान स्थापित करती है। जब पहचान स्थापित होती है तो वैसी परिस्थिति में ये स्वाभाविक है कि किसी के मन में ये भावना आ सकती है
लेकिन उस व्यक्ति विशेष को या उस संगठन के लोगों को, हर स्तर के लोग बने हुए हैं उसमें, उसको नियंत्रित करने के भी कई आयाम बने हुए हैं। तो ये गर्व वाली जो बात है, जब पहली बार वर्दी चढ़ती है तो गर्व होता है। जब उस वर्दी के सहारे हम अलग-अलग पायदान पे, अलग-अलग सोपान पे चढ़ते हैं, तब भी गर्व महसूस होता है। उस वर्दी की वजह से पहचान स्थापित होती है तो गर्व महसूस होता है। लेकिन जो बात आपने डाली कि कहीं न कहीं ये अहंकार के रूप में या किसी और रूप में आता है, तो ये व्यक्ति विशेष हो सकता है, संगठन के रूप में नहीं हो सकता। उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके अंदर निहित है। वो आदमी को खुद का करेक्शन करना पड़ेगा और उसको करेक्ट करने के अलग-अलग पायदान बने हैं। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं बिहार में आईएएस, आईपीएस मतलब सिविल सेवक को एक अलग नज़र से देखते हैं। उनके लिए ये मैंने चूँकि मैं भी पढ़ाता हूँ सिविल सेवकों को, तो मतलब सिविल सर्विसेज जो बनने वाले लोग हैं, क्षमा कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी बैकग्राउंड से लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, खूब पैसे हैं, सब कुछ है, संपन्नता है ठीक-ठाक। फिर भी उनके मन में सिविल सेवा के प्रति एक अलग ही समझ है और वो किस भाव से उत्पन्न होता है कि नहीं मुझे पैसे सेकेंडरी रूप में देखने हैं। प्राइमरी रूप हमारा जो है यह रुतबा होना चाहिए, एक आईएएस की वर्दी होनी चाहिए, आईपीएस जो है हम बने और लोगों के बीच जाएँ। तो ये क्या भाव होता है बिहार में? हाँ, देखिए, इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि एक ऐसी सेवा है जो डायरेक्ट टू पब्लिक होती है, सीधे जनता के साथ में वो संवाद के लिए जाता है वो व्यक्ति। उसके मनोदशा में जो भाव प्रशिक्षण के बाद उभर के आते हैं और व्यवहारिक जीवन में नित्य नए दिन वो कुछ-कुछ एहसास करता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की वो कोशिश करता है। और सिविल सेवा की खूबसूरती इम्प्लीमेंटेशन में है। सोच आपकी कुछ भी हो सकती है, बहुत उत्कृष्ट कोटि की हो सकती है, लेकिन जो सोच है वो धरातल पे और जन सेवा में नहीं उतर पाती है, लोगों तक आप नहीं पहुँच पाती हैं, तो फिर उसका अर्थ जो है वहाँ पे मिट जाता है। तो वैसी परिस्थिति में जिन लोगों के अंदर में भावनाएँ हैं कि मुझे जनता के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है और एक होलिस्टिक रूप में देखा जाए राष्ट्र के लिए कुछ करना है, तो वैसे लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सेवा है ये। और निसंदेह जब समाज है तो ये सेवाएँ हमारी कई दशकों से चली आ रही हैं। तो लोगों के मन में पीछे जो हिस्ट्री रही है, उसको भी देखते हैं कि कई लोगों ने मिरेकल्स किए हैं और कई लोगों ने अपने पहचान को स्थापित किया है। यही कारण है कि सरकार ने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, अलग-अलग पड़ाव पे कार्यों को चिन्हित करते हुए, उसको पहचान स्थापित करते हुए उनको पुरस्कार से भी नवाजा है। तो वो चीज़ें पब्लिक आई उन पर जाती है, लोगों का एक विचार बनता है, एक विचारधारा विकसित होती है और फिर माइंडसेट वो डेवलप होता है। इसमें बहुत बड़ा रोल परिवार का भी होता है। परिवार भी बचपन से उनको उस तरह के विचारधारा में समेटता है। आपने जो बात कही बिहार या उत्तर भारत के राज्यों में, ये आप प्रचुर मात्रा में देखेंगे कि लोग जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद फिर उसकी तरफ लोगों का झुकाव शुरू हो जाता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे कि लोगों के एवेन्यूज़ बहुत हैं, तो वो जो बातें पहले दिखती थी, अब शायद वो कम हो रही हैं। लेकिन ये एक चिरस्थायी ऐसी व्यवस्था है, जो इस लोकतांत्रिक देश में चल रही है, अन्य देशों में भी चलती है, तो इसके प्रति झुकाव लोगों का रहेगा। अच्छा, एक बड़ा सामान्य सा बात ये है कि सोसाइटी का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है, इस सिविल सेवा में आने के लिए होर को तो हम भी समझ रहे हैं। इस सोसाइटी का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, वो आम नागरिक हो, वकील हो, जज हो, पत्रकार हो, टीवी एंकर हो, एनजीओ वाले हो, ये सब सिविल सेवकों के प्रति जो है एक कठोर रुख अपने दिमाग में बैठाए रखते हैं कि ये जो है और आलोचना करते हैं और फिर भी इसमें आने की लोगों की जिद है। एक जो है हम देखते हैं चूंकि महसूस करते हैं आंसर राइटिंग कराते हुए भी कई बार तो ऐसा लगता है कि यह पढ़ाई कभी-कभी मानवीयता के भाव को पार कर रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि
कोई बच्चा 2 बार से दे रहा है मेरे सामने ही एग्जाम, और मेंस लिख रहा है, अच्छा मेंस कर रहा है, इंटरव्यू में जाता है, इंटरव्यू में कुछ कम मार्क्स आ जाने से या किसी एक पेपर में थोड़ा कम मार्क्स आ जाने से वो पीछे हो जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानता, जबकि जानता है कि हमें समाज में जाने के बाद हर एक लोगों से टकराना पड़ेगा। तो एज ए सिविल सेवक आपका क्या अनुभव रहा है, मतलब लोगों के पर्सपेक्टिव को देख करके, कि आपने क्या फील किया है? देखिए, इसमें आपने 2 बातें पूछी। एक तो बोला कि सिविल सोसाइटी के डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, हमारी सेवाओं के प्रति या हमारे लोगों के प्रति उनकी भावनाएं थोड़ी कठोर होती हैं, सोच थोड़ी कठोर होती है। तो ये बिल्कुल 100% ये सही नहीं है। हो सकता है आपका सामना वैसे लोगों से आमना सामना हुआ हो जो सिर्फ निगेटिव बात कर सकते हैं, या जो व्यक्तिगत बातों से प्रभावित होकर उनके बारे में धारणा वैसी बनाए है। लेकिन इसी सेवा में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने माइलस्टोन स्थापित किए और वो आदर्श है, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो आप और हम उनकी भी बात कर सकते हैं जिनके बारे में व्यक्तिगत धारणाएं ऐसी हैं, बनी हैं, तो उसके कारक बहुत हैं। उन कारकों को भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या कारक? अब आप उदाहरण के तौर पे देख लें कि आप मुझसे एज ए सिविल सर्वेंट, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आप हमसे आए, आप कोई मदद के लिए आए। मैं अपनी सीट पे बैठ के अपने विभिन्न स्रोत से और विभिन्न माध्यम से उसके बारे में जानकारी यदि हासिल किया कि ये जो कह रहे हैं बात, इनमें आंशिक रूप से 50%, 60% इनकी बातों को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं और 40 या 50% तक नहीं कर सकते। तो जो नहीं वाला पार्ट है वो धीरे धीरे वो नेगेटिव माइंडसेट आपका विकसित करेगा। तो ये जरूरी है कि जो व्यक्ति ऐसी धारणा बना रहे हैं उनसे इसके कारक भी पूछे जाए, और यदि कारक उनके स्पष्ट है तो सबके बारे में होना चाहिए, होलिस्टिक रूप से होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी एक अधिकारी के बारे में ऐसी धारणा हो सकती है, लेकिन यदि पूरा समग्र रूप से सिविल सेवा को हुई वो पूरी तरह से ऐसा मानते हैं कि ये सेवा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही है, लोगों को सेवा नहीं दे पा रही है, लोगों को इससे कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो उसको आपको समझना होगा। मेरे समझ से ऐसा नहीं है। यही व्यवस्था बहुत से लोगों को व्यवस्था देती है। जैसे इस भारत राज्य में ही, भारत के विभिन्न राज्यों में ही बहुत से राज्य ऐसे हैं जो विकसित हो रहे हैं और तेजी से अग्रसर हो रहे हैं विकास की तरफ। आप अपने राज्य को देखें, इस राज्य में भी एक कुछ दशकों में जिस तरह से प्रगति आप करते आ रहे हैं उसको आप देखेंगे तो इसमें सिविल सर्वेंट का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। सरकार जो सोचती है उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी हमारी है, वो चाहे विधि व्यवस्था की हो या फिर वो विकास वाले विकासोन्मुलक जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने की है। तो ऐसे में यदि समाज का एक वो व्यक्ति जो कभी अपराध में लिप्त रहा हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हो, जो दूसरों पर शोषण करने का आदी रहा हो या दूसरों पर परजीवी के तौर पे वो रहा है, यदि वैसे व्यक्ति पे प्रहार होता है उन शक्तियों का जो कि प्रदत्त की गई है इस सेवा में, तो जाहिर है वैसे व्यक्ति से आप फीडबैक लेंगे तो फिर वो नेगेटिव बोलेगा। बिल्कुल। तो ऐसे तो लेकिन समाज के सारे लोग तो हो नहीं सकते हैं। नहीं, तो अब ये डिपेंड करेगा आप सर्वे किन लोगों से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप उनसे भी पूछे। आप इसमें जो लाभुक पक्ष है उससे भी ले, और जो लाभुक नहीं हो पाए हैं, कतार में खड़े हैं, उनसे भी पूछे, और जो वंचित रह गए किन्हीं कारणों से उनसे भी पूछे। अच्छा, मेरा प्रश्न यहाँ पे एक चीज और भी है कि लोग निंदा करते हैं, खूब करते हैं, इसके कई कारण लोग गिनाते हैं, बताते हैं। एक भ्रष्टाचार भी इसका कारण लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, पुलिस में कुछ ज्यादा भ्रष्टाचार है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब परिस्थिति विपरीत आती है तो हमारे पास आधार जो दिखता है वह पुलिस का ही दिखता है कि पुलिस के लोगों के पास जब हम चले जाते हैं तो एक अलग सी सुरक्षा की भाव, जिसको एक रेखा में हम कह रहे हैं कि नहीं ये करप्ट है, अब ये कितना करप्ट है ये तो अलग विषय है, कौन करप्ट है ये तो अलग विषय है, लेकिन ये जो एक विश्वास जन्म लिया है लोगों के मन में, जहां से ये एहसास होता है कि अगर हम प्रशासन के पास चले गए तो मुझे उन गतिविधियों से बचा लिया जाएगा जिसमें मैं दोषी नहीं हूं।
तो इसको लेकर के मेरा प्रश्न है कि आप लोग जैसे कि जो कार्यवाही करते हैं, कोई व्यक्ति है इस टाइप का जो लगता है कि सोसाइटी में जो है निराधार है, कोई उसका आधार नहीं है, और वो आपके पास आता है, तो उसको पुलिस प्रशासन से किस टाइप का सपोर्ट मिल पाता है? क्या वो केवल शोषित होता है, और शोषित होता है तो शोषित होने के पक्ष क्या है? और अगर वो आपसे लाभान्वित होता है एज ए एक सामान्य नागरिक, तो किस प्रकार से उसको लाभ प्राप्त होती है? देखिए, पुलिस तंत्र की यदि आप बात करते हैं तो जनता जब पुलिस शब्द से रूबरू होती है और वैसे लोगों के पास जाती है तो उसके मन में दो चीजें बहुत प्रोमिनेंटली चलती हैं। एक कि व्यक्ति ऐसे कंडीशन में है जिस समय उसको हमसे सुरक्षा की भावना जागृत होती है या सुरक्षा कवर उसको मिलता हो। दूसरी कि वो व्यक्ति समाज में रहते रहते अपने आस पड़ोस और समाज के अंदर में ही बहुत सी समस्याओं से ग्रसित है, जिसमें उसको एक सहयोग चाहिए कि हम बहुत से लोगों से प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत से लोग क्रश कर रहे हैं, हम अपने चीज़ों को जो लागू करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। तो वो दूसरा जो पहलू हो मिसलेनियस है, वो क्या चाहता है हमसे। हो सकता है उसको अपने भाई से, उसको अपने घर वालों से दिक्कत हो सकता है उसको अपने घरवाली से हो, या घरवाली है तो घर वाले से उसको दिक्कत हो, पड़ोसी से हो सकता है, गांव से हो सकता है। हमारे यहाँ जाति और धर्म ज्यादा प्रचलित है तो वो भी एक समाज में कारण हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा जो आपने शुरू में कहा अनबायस्ड अप्रोच, यदि वो जनता आपके पास आने के बाद कुछ देर आपसे मिलने के बाद वो आपका आश्वासन और आपकी त्वरित कार्रवाई को एहसास कर लेता है तो उसको ये फील होने लगता है कि मुझे न्याय यहाँ से मिल जाएगा। ये बिल्कुल उस तरह की भावना है कि जब आप किसी नवजात बच्चे को या थोड़ा सेंसिबल बच्चे को, रोते हुए बच्चे को या किसी तरह से वो करा रहा हो, आप बड़े प्यार से प्रेम से अपने गोद में या अपने साथ लेते हैं, बैठा लेते हैं, उसको जो रिलीफ उस समय मिलती है तो वो बच्चा इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है कि उसके माँ बाप दे रहे हैं, उसका पड़ोसी या कोई अनजान व्यक्ति, लेकिन उसको एक सुरक्षा का भाव उसको मिला और उतने देर के लिए पैसिफाई हुआ। तो वो जो पैसिफिकेशन है वही हमको जनता को देना है और जनता को एहसास करना है कि जो हम दे रहे हैं उसमें स्नेह है, उसमें ऐसी भावनाएं हैं जो हम अनबायस्ड होके उसको एक जनता पीड़ित के रूप में हम दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो जनता मेरे पास आ रही मदद के लिए वो किसी न किसी रूप में हमसे अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए आ रही है, तो मुझे उसको भी जज कर। अच्छा, आपने जो है रेल सेवा में जो है एसपी के तौर पे मुजफ्फरपुर में अपनी सेवा दी थी। वह रेलवे की जब बात करते हैं तो उसमें यात्रियों के साथ कई प्रकार की दुर्घटनाओं का जिक्र अमूमन दिमाग में पहुंच जाता है। जैसे बात करें तो चोरी बड़ा सामान्य सा विषय है, एक बार मेरा भी चोरी हो गया था, पर्स चोरी कर लिया गया था। लूट, आप हमेशा घटनाओं को देख सकते हैं, छेड़खानी, फिर से नशा गिरोह, ये सारे बड़े एक्टिव होते हैं। कुछ लोगों का कहना है, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये सामान्य जनता का प्रश्न है, उनका मानना है कि कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी भी होते हैं छोटे लेवल पे जो कि इन लोगों के साथ अटैच होते हैं। अगर वो अटैच ना हो तो इस प्रकार की घटना को अंजाम देना प्रशासन के सामने संभव नहीं होगा। तो आपसे मेरा प्रश्न ये है कि क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है इस प्रकार के जब लोग आरोप लगाते हैं आपके ऊपर, जब आप काम कर रहे हैं उनको बचाने के लिए? मुझे पता है कि कितने काम होते हैं इसमें, तो इसके लिए आप लोग क्या क्या करते हैं और इन जो आरोप है इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से कैसे अपने आप को बचाते हैं? देखिए, आपने रेल में सेवा देने की बात से शुरुआत की है। इसको आरोप तो कहीं भी लग सकते हैं, रेल में ही नहीं, कहीं भी लग सकते हैं। रेल की सेवा पुलिस की जो होती है उसको हम लोग मूलतः 3 भागों में विभाग करके लेके चलते हैं। एक केंद्रीय बल के रूप में वहाँ पे आरपीएफ होती है, एक राजकीय रेल पुलिस होती है जो स्टेट की पुलिस होती है जिसको जीआरपी बोलते हैं, और तीसरी व्यवस्था है जो जिले की होती है। अच्छा।
चूंकि रेल की जो पटरियां हैं, स्टेशन हैं, वो सब किसी न किसी जिले के क्षेत्राधिकार में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे सीधे तौर पे ये 3 ऐसी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं जो चलती हैं। अब इसमें जो आरपीएफ का काम है, आप उनको उनके एब्रिविएटेड फॉर्म को देखेंगे तो प्रोटेक्शन फोर्स है वो। तो रेल और रेलवे से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं और उन संपत्तियों के अंतर्गत में जो प्रावधान उनको मतलब एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, तो उनकी सुरक्षा करना उनका दायित्व है। रेल और पट्टी को सुरक्षित। हाँ, और कई जगह पे ऐसा भी है कि कई ट्रेन में स्कॉट के तौर पे सुरक्षा दल के रूप में भी वो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका प्रश्न यहाँ पे ये हो सकता है कि राजकीय रेल पुलिस का क्या काम है। तो एक समन्वय वाली स्थिति उत्पन्न होती है, जो राजकीय रेल पुलिस एक कंपोनेंट के रूप में, स्टेट के कंपोनेंट के रूप में वहां पे बैठती है, उस केंद्रीय बल के साथ में कार्य करती है। जो अपराध होते हैं वो अपराध अप्राकृतिक हो या प्राकृतिक रूप से किसी तरह के होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं वो उससे जनित अपराध जो होते हैं वो, तो उनको कंटेन करने के लिए हमारी रेल की पुलिस होती है, यानी कि जो राज्य की पुलिस होती है। और जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट या कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसमें ये सारे फोर्स एक साथ मिलके, और जिसमें जिला पुलिस का भी बहुत बड़ा, जिला प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान आ जाता है, तो ये सब चलता है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वो इससे जुड़ा हुआ कि विचारधारा एक पुलिस के प्रति, राजकीय रेल पुलिस हो या फिर आरपीएफ हो या फिर अन्य पुलिस के बारे में, तो जो भ्रष्टाचार वाली जो बातें आप कह रहे हैं, तो उसमें आप इसको इस रूप में समझें कि रेल में यात्रा करते समय कुछ घंटों के लिए या चंद दिनों के लिए कुछ लोगों का घर वही होता है। बिल्कुल। और परिवार भी वही होता है। बिल्कुल। और भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न स्टेशन से गुजरते हुए आदमी जब जाता है तो कल्चर, संस्कृति को देखता है। वो वाकिफ नहीं होता है कि जिस जगह पर ट्रेन रुकी है उस जगह की जनता आने वाली जो रेगुलर ट्रेन में बैठती होगी वो कैसे मेरे साथ बिहेव करेगी। बिल्कुल। और ये भी वाकिफ नहीं होती कि जिस जोन से वो गुजर रहे हैं, जिस एरिया से, वो अपराध ग्रसित है, नक्सल ग्रसित है या किसी प्रकार के ऐसी कुरीतियों से ग्रसित है जिससे कि उनको समझना और बचना चाहिए। तो यहाँ पर एक पक्ष है कि आदमी यात्री के रूप में स्वयं कितना जागरूक और सतर्क है किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए, और दूसरा है कि खुद में इतना अनुशासित नहीं है कि किसी कारण से, जैसे आप शौचालय के पास आप गए, कोई महिला जाना चाहती है और आप वहाँ स्मोकिंग कर रहे हैं या किसी तरह की हरकत ऐसी कर रहे हैं जिससे वो महिला अनकंफर्टेबल है, उसके साथ, महिला के साथ ट्रेवल करने वाला सहयात्री इसमें प्रतिरोध करता है, झगड़ा होता है और वहाँ कोई दुर्घटना बड़ी घट जाती है। ऐसी भी घटनाएं होती हैं। और जो लोकल आते हैं, फिर उस जगह लोकल जो आते हैं वो दूसरे मोड में आते हैं, वो दूसरे जोश के साथ आते हैं कि मैं तो यहाँ का स्थानीय हूँ, मेरे साथ कोई कैसे। तो कई यात्री सहम के, कई यात्री चलो यार कितनी देर बैठेगा, बैठा लेते हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनको क्राइम करना ही करना है। अच्छा, वो क्राइम के मूड से ही चले हुए, क्राइम के मूड से ही आते हैं। ये जो पहले बताया आपको, ये एक एक्सीडेंटल हो सकता है, सिचुएशन बेस्ड हो सकता है, सडन प्रोवोकेशन से हो सकता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं इसी इरादे से। और इरादे से जो आते हैं तो वो लूटपाट नजरिया उनका सबसे बड़ा होता है, सामान की चोरी करना उनका नजरिया सबसे बड़ा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन सभी की रोकथाम के लिए रेल पुलिस बनी हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज हम आपको जोड़ना चाहेंगे कि रेल पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया, ठीक है, निभाती है। इसमें आपने बात की जागरूकता की, एक नागरिक के रूप में इंसान को किस टाइप से जागरूक होना चाहिए? केवल वो अपने सामान का ध्यान रखे या और भी कोई आप लोगों का माध्यम है जो अपने सेंस से सोचता है कि इस टाइप से अगर ये जागरूक रहते तो ये दुर्घटना जो है नहीं हो सकती थी? बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप कहीं पे भी यात्रा करें, रेल की बात नहीं करें, किसी भी जगह जा रहे हैं, आप अपने निजी वाहन से भी यात्रा करिए, तो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है कि डेस्टिनेशन होता है। एक जगह से चलते हैं, दूसरी जगह पे आप समाप्त करते हैं। इस बीच के जगह को आपको जानने और समझने की जरूरत है। आपकी यात्रा तभी संपूर्ण होती है। तो वैसी परिस्थिति में टारगेट सेट होता है कि मैं पटना से चला और दिल्ली जाना है, तो बड़े बड़े स्टेशन टारगेट होते हैं,
या किसी से मिलना है तो वो टारगेट होते हैं। तो आप उसके हिसाब से अपना लक्ष्य और प्लान निर्धारित करते हैं। आप सामान्य रूप से कहीं पे यात्रा शुरू कर रहे हैं, जैसे आप शादीशुदा हैं, तो जाहिर है आपके पास कपड़े, आपके पास आभूषण इत्यादि वगैरह कीमती हो सकते हैं। आप कैजुअल जा रहे हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं, लूट भी जाता है, तो इस अंदाज से जा रहे हैं। तो अलग-अलग मोड से अलग-अलग सोच के साथ यात्रा शुरू होती है। तो वैसी परिस्थिति में एक आम नागरिक को एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते में यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कभी कोई एक्सीडेंटल कोई बात हो गई, मेडिकल असिस्टेंस की बात हो गई, पुलिस की आवश्यकता पड़ गई, या फिर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कंप्लेन करने की आवश्यकता पड़ गई, रेलवे के लोगों के व्यवहार को लेके मुझे कंप्लेन करने की आवश्यकता पड़ गई, तो फिंगर टिप पे आजकल ज्यादातर लोग जो है गूगल करते हैं और सूचनाओं को एकत्रित कर लेते हैं। तो वैसे भी आईआरसीटीसी और भारतीय रेल ने बहुत से ऐसे मतलब मोबाइल फोन्स वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह दे रखा, और प्रचार प्रसार भी बहुत होता है। रेलवे कोचेस में अंदर में आप देखेंगे तो कई जगह पर थोड़े छोटे छोटे हैंडबिल्स वगैरह भी चिपका के लोग रखते हैं इंफॉर्मेशन से। लेकिन हाँ, आपका ये प्रश्न बड़ा ये है कि सिक्योरिटी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा इमरजेंसी नंबर कौन सा। बिल्कुल, तो लोग खुद भी इसको गैदर कर सकते हैं। और रेलवे को भी ये है कि आने वाले टाइम पे लगातार सुविधाएं बढ़ रही हैं। हर सीट, हर कंपार्टमेंट में वो सुविधाओं से जुड़ा लेस इंफॉर्मेशन वहां पे हो, ताकि उठा बंदा और उसको तुरंत सामने देखा, उसको सोचने की जरूरत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप बेटर प्लान करते हैं, तो आप कहीं पे भी जाते हैं तो हर एक स्टेप के बाद, हर एक दिन के बाद, हर कुछ चंद घंटों और स्टेशन के बाद आप उस जगह की प्लानिंग कर लेते हैं। तो रेल में भी आप उसको घर ना समझे यदि, तो घर का भी टाइम है, कायदा कानून होता है उसका भी। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन किस तरह की चाहते हैं वो रखिए, बेसिक इंफॉर्मेशन रखिए। जैसे हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा यदि तुम रोड की जर्नी करके जा रहे हो कहीं पे, तो देखो कौन कौन से राज्य से गुजरना है तुमको, किस एनएच को या एसएच को फॉलो कर रहे हो, उसमें आगे आने वाला स्टेशन क्या है, स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। ये पॉसिबल नहीं कि एक आदमी बंच बना के आपको इंफॉर्मेशन का दे दे और आप ट्रेवल कर लो, नॉट एट ऑल। आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है आपका, और आपका उत्तरदायित्व भी है कि आप अपने साथ साथ कंपेनियन जो है आपके, उनको भी आप इससे बेनिफिटेड करिए और इंफॉर्मेशन आप खुद रखिए। जैसे आपको क्या खाना है घर में, ये आप डिसाइड करते हैं, बाहर वाला नहीं करेगा। तो यात्रा भी आपने डिसाइड की है, सरकार ने या किसी एजेंसी ने नहीं कहा। तो आपको भी अपनी यात्रा की प्लानिंग उसी अनुरूप करनी चाहिए कि हमको इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, उसमें कितना वक्त लगता है, आधा घंटा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक दिन पहले, आधा घंटा पहले प्लान कर लीजिए। हो सकता है इमरजेंसी में आपका वो एक्सरसाइज छोटा सा बड़ी दुर्घटना को बचा सकता है। बहुत मार्केबल बात है कि अगर हम लोग निकले कहीं भी यात्रा करने के लिए, तो उस जगह तक पहुंचने के जो रास्ते हो सकते हैं, जो समस्याएं दिखती है कि हो सकती है, उसके निवारण के लिए पहले ही इंफॉर्मेशन निकाल लें, जिसमें पुलिस प्रशासन की जानकारी हो सकती है। और देखिए इसमें एक बात और है, कुछ नहीं समझ में आता तो लोगों को एक ही चीज समझ में आता, पुलिस। बिल्कुल, सबसे पहले उसको फोन करना। तो आप कुछ मत रखो, आप उस एरिया के जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं या थाना है, उसका नंबर तो रखो इमरजेंसी। बिल्कुल, क्योंकि पैनिक कॉल में शायद वही है जो सबसे पहले आपको करेंगे, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में वो सेकंड रिस्पॉन्डर ही होंगे, फर्स्ट नहीं हो सकते। फर्स्ट आप ही हैं। हाँ, उसमें एक्सीडेंटली कोई ट्रैवल कर रहा है तो फर्स्ट हो सकता है, बट फर्स्ट आप अपने को मान लें, आपके इर्द गिर्द वालों को मान लें, वही आपको सेव करेंगे, वही आपको रेस्क्यू करेंगे, वही आपको किसी तरह का असिस्टेंस दे पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये विकसित देशों में बखूबी मन में बैठा हुआ रहता है। यहाँ थोड़ा सा और डिबेट करेंगे हम आपको, क्योंकि एज ए नागरिक के तौर पे भी आपने बहुत सारे जीवन रेखा को देखा है, महसूस किया है। केवल जो है आप एक प्रशासक के रूप में ही नहीं, समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में भी है। ये मुझे भी पर्सनल बार बार फील होता है, शायद इसमें आपका क्या राय है, यही जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो हमारी एक खास जनता है पूरी तरह से विकसित देशों की तुलना में अभी सिविलाइज नहीं हो पाई है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में जब पुलिस का डर होता है तभी हम कोई बैरिकेड नहीं तोड़ते हैं,
हम कोई सिग्नल पार नहीं करते हैं। लेकिन आप विकसित देशों में जाइए तो एक व्यक्ति जब कहीं जा रहा है तो उसको बखूबी अपने कर्तव्य पता है। तो अभी ये क्या स्थिति है कि अभी तक हम लोग अपने कर्तव्य को मन में दिल में नहीं बैठा पाए हैं, वो केवल बाहरी लिखावट के रूप में है, बार बार मुझे दिखाना पड़ता है कि ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। ये क्या है थोड़ा सा? देखिए, इसको मैं सरल भाषा में बस यही कह सकता हूँ कि घर आपको बनाना है, आपके इरादे बड़े बुलंद हैं, आप बहुत उत्तम और उत्कृष्ट कोटि का आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको आपके प्लिंथ को, आपके फाउंडेशन को मजबूत तो रखना होगा। तो उसी तरह से राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति विशेष और व्यक्ति विशेष से मिलके समूह, एक समाज, और समाज के बाद फिर ऊपर के स्ट्रक्चर में यदि आप आते हैं तो चीजें बनती हैं। अच्छा, और वो पिरामिड जब बनेगा तो यदि नीचे का प्यादा ही कमजोर होगा, पायदान, तो ऊपर की इमारतें जो है वो खोखली हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आज आजादी के इतने सालों बाद भी हम इस लेवल के एनलाइटन नहीं हुए। आपके उस प्रश्न पे ही मैं आ रहा हूँ। आपने ये प्रश्न किया, उसमें शामिल है। मैंने इस प्रश्न के पहले वाले प्रश्न में भी उत्तर दिया और हमने बताया कि आखिर क्या जरूरत है हमारे संविधान निर्माताओं को कि संविधान में पब्लिक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का भी जिक्र किया गया। उसी उत्तरदायित्व में मेरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे अभिभावक, मेरे शिक्षक, मेरे दोस्त मित्र यार सारे लोग समाहित हैं। मैं जो बात आपको बताने जा रहा था कि आपकी बुनियाद यदि सुदृढ़ नहीं है तो निसंदेह आप राष्ट्र में योगदान देने में विलंब करेंगे। आप राष्ट्र के विकास में, निर्माण में आप विलंब करेंगे। तो मेरा सिर्फ ये है कि यदि आप अपने घर से इसकी शुरुआत करते हैं और अपने आप से इसकी शुरुआत करते हैं और इंट्रोस्पेक्ट जिसको कहते हैं कि आप अपने आप को तो पहले देखिए, तो आप जब अपने आप को देखना और समझना शुरू करेंगे, अपने उत्तरदायित्व को समझना और करना शुरू कर देंगे, तो स्वतः आप देखेंगे कि आपका ये काम आसान हो जाएगा। तो अन्य राष्ट्रों में जो विकसित जिसको कह रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में व्यक्ति का योगदान ये बहुत बड़ा एक कारक है। जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारक पैदा करती है कि जो संसाधन प्राकृतिक रूप से आपको उपलब्ध होने चाहिए वो सीमित है कुछ लोगों तक ही। यदि अचानक उस जगह पर कोई ऐसी जनसंख्या का विस्फोट होता है और सबकी डिमांड वही है, तो लूट मार खसोट और अव्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पे ये था कि हमें शिक्षा का अभाव तो हमारे यहाँ रहा। आजादी के बाद से हम लगातार इसमें वृद्धि कर रहे हैं, हमारी जागृति इसमें बढ़ रही है, हम अपनी साक्षरता को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन साक्षरता के बाद आता है शिक्षा का उत्तम उपयोग आपके जीवन में कब होगा। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड जब एजुकेशन होगा तभी आता है। तो इसके लिए आपको अपने ऑफस्प्रिंग जो आपकी है उसको आपको तैयार करना होगा, और ये काम किसी सरकार का नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सरकार आपको संसाधन दे सकती है, आपको रास्ते दिखा सकती है, आपको योजना से लाभान्वित कर सकती है, लेकिन एक रोटी का लाभ यदि आपको दिया जा रहा है तो उस एक रोटी को आप खाएंगे कैसे, ये सरकार का काम नहीं है। जैसे इसमें आपने शिक्षा का जिक्र किया, बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की जो दिशा है कहीं ना कहीं हम पकड़ने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो योजनाएं आती हैं हमारे पास नागरिकों तक पहुंचने के लिए, वह योजना कहीं ना कहीं बीच में ही डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा लोगों का ही मानना है, मेरा भी थोड़ा बहुत इसमें मानना है। और लोगों तक हूबहू पहुंच नहीं पाता है वो चीज, और हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार भी नहीं होते हैं। मुझे पता ही नहीं होता है कि इस योजना का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक लेख तो लोगों के मन में यह है कि भाई हमारे तक तो पहुंचता नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें जानकारी ही नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम भी इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जानकारी की कमी लोगों के बीच, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब बात रही शिक्षा की, तो शिक्षा का जो भाव है, स्कूल हमारा सरकारी एजुकेशन जो है
सरकारी प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा अपने आप को एक लेवल पर तो नहीं पाता है। मतलब उसे ये हमेशा मन में ये एक भ्रम रहता है कि मुझे कोई जो गवर्नमेंट ऐसी आपको जो प्राइवेट स्कूल में अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो मेरा सर्वांगीण विकास रुक रहा है यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सत्य भी दिखाई देता है, क्योंकि सरकारी स्कूल में योजनाएं तो हैं लेकिन उस योजनाओं का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी समाज की है या ये जिम्मेदारी प्रशासक की है, व्यवस्था की है कि उसे ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचाए और एनलाइटेंड बनाने का प्रयास करें कि हम ये समझ सकें कि एक्चुअल में मुझे किस समय पर किस प्रकार की बौद्धिक समझ की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें किसकी स्थिति, मतलब किस पर? देखिए, ये ऐसी चीज आपने पूछा है जो जनमानस में हर व्यक्ति से जुड़ा ये पार्ट है। तो मैं भी, मेरा उत्तर भी प्रशासक के तौर पे नहीं, अधिकारी के तौर पे नहीं है, मैं भी एक सामान्य नागरिक के तौर पे बताऊंगा कि आपको अपने राष्ट्र हित में यदि बातें सोचने समझने का विवेक आपके पास है तो आप बहुत कुछ इसमें योगदान कर सकते हैं। लेकिन इसमें समग्र रूप से आप इस रूप में समझें कि जो इस तरह की योजनाओं को लाते हैं और जो इस तरह की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और जो लोग इसको ग्रहण करते हैं, इसमें 3 तरह के तंत्र शामिल हैं। बिल्कुल। इन 3 तंत्रों का एक साथ समन्वय में काम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जो ग्राहक है, जो ग्रहण करेगा उसको समझना पड़ेगा कि हम अपने अधिकार से बढ़ के अपने उत्तरदायित्वों के माध्यम से कैसे हम इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। तो आप इसको इस रूप में समझें कि एक कक्षा में बहुत से बच्चे बैठे हैं, आप एक ही सब्जेक्ट सबको पढ़ा रहे हैं। जो परसीव करता है कोई बच्चा उसी लेक्चर को किसी और रूप में, दूसरा बच्चा किसी और रूप में। इसके पीछे कारण ये होता है कि उसकी मनोदशा उस समय उस तरह की चल रही है, उसके बौद्धिक विकास उस तरह से हुए थे कि वो कुछ एडवांस लेवल पे सोच रहा है। कोई व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं किया तो आपने पढ़ाया तो जरूर, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया, जबकि कक्षा में था। तो हमारी जनता में भी वैसे लोग हैं। तो जागरूकता इसमें समाज से और जागरूकता इसमें अपर स्ट्रक्चर में जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनसे भी आती है। तो इसके लिए जरूरी है कि लाभुक तक सही व्यवस्था पहुंचे। इसमें तीनों को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। हम सही दिशा में प्रचार करें, हम सही दिशा में उसके लाभुकों को बताएं, इसकी विशेषताओं को लेकर। और जो लोग को हमने कहा कि भाई आप इसको आप इम्प्लीमेंट कर दो, उनको भी सही मैसेज जाना चाहिए कि यदि हमने तुमको 100 रुपया दिया है तो 100 रुपया ही जाना चाहिए। 100 रुपया ही जाना चाहिए। तो इसमें चेक एंड बैलेंस भी की भी जरूरत है। और जिसने दिया वो सही आदमी को दिया, सही आदमी तक पहुंची कि नहीं। अब इसमें आप कह रहे थे कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो एक उनके अंदर में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरा समग्र विकास होगा या नहीं होगा। आप उन दिनों को भी याद करें जब हम पराधीन थे, या पराधीनता के बाद स्वाधीनता की तरफ जब आए तो बड़े बड़े सरकारी स्कूल ही थे उस समय जो शिक्षा उच्च कोटि की देते थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो विकास जिसको आप कहते हैं, सिविलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई और पाश्चात्य देशों का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, तो इसमें आपके समाज में बहुत सी व्यवस्थाएं आती चली गई जिसको हम एक्सेप्ट करते चले गए। और जाहिर है कि आप एक दुकान को छोड़ के किसी ऐसी दुकान पे जा रहे हैं जहाँ ज्यादा भीड़ क्राउड हो रहा है, तो फिर इस दुकानदार का मनोबल टूटता है और उसको लगता है कि ये जो साजो सामान हमने रखा है ये शायद कल को एक्सपायर कर जाए, व्यर्थ हो जाए, मेरा पैसा डूब जाएगा। और इसको खाने खरीदने वाले जो लोग हैं वो समझते हैं कि इसका सामान अब ऑब्सोलीट हो चुका है, उधर वाला ज्यादा बेहतर है, चमकदार है, इसमें कुछ नई चीज है, तो आकर्षण उधर हो गया। तो ये आकर्षण और विकर्षण का एक इशू है जो मेरी समझ में आता है।
चॉइस हमारी है, हमने चूज किया वैसे लोगों को, उनको हमने ग्रहण कर लिया। जो सक्षम थे उनको हमने इग्नोर किया, अपने तंत्र को। तो धीरे 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 होता है कि मनुष्य के भी शरीर में कई ऐसे अंग हैं जो विलुप्त हो गए। बिल्कुल। तो उसका कारक क्या था? उसका उपयोग ही नहीं हुआ लंबे हजारों सालों तक। तो क्या सरकारी तो ये स्कूल की मानवता दशा के ऐसी साथ भी ऐसा होता है कि सरकारी स्कूल में जब हम लोग भी अपने बच्चों को भेजना शुरू करेंगे, फोकस्ड हो जाएंगे कि इसमें पढ़ाना है, तो गुणवत्ता आएगी, समय लगेगा। क्योंकि कोई चीज टूटती है तो उसको बनने में भी कुछ वक्त लगता है। आपने पटना ग्रामीण एसपी के रूप में भी काम किया है, और उस समय में जो है लोकसभा चुनाव हुआ था। पहला चुनाव का अनुभव कैसा रहा जब आप? चुनाव तो देखिए, आप ग्रामीण एसपी के रूप में पूछ रहे हैं तो वो एक अलग हुआ, लेकिन इस पुलिस सेवा में आने के बाद तो चुनाव तो बहुत से हुए। तो जब आप किसी जिले में कप्तान के तौर पे होते हैं तो जाहिर है वहाँ की व्यवस्थाएं, पूरी बंदोबस्ती, पूरी सुरक्षा व्यवस्था, निष्पक्षता, डर भय मुक्त चुनाव को कराना, और जन जन तक आपकी व्यवस्थाओं का एक सुरक्षा का भाव पनपना, ये सारी चीजें चैलेंजेस होते हैं। इसी बीच में असामाजिक तत्व होते हैं। उन असामाजिक तत्वों व वैसे लोग जो इन सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे प्रहार करना चाहते हैं, उनको फिर उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ता है। तो उसकी तैयारी निरोधात्मक होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निरोधात्मक कार्रवाई से कंटेन कर लिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्स यूज करके उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करके और उनको गिरफ्तार करके उनको वैधानिक तरीके से उनको न्यायिक प्रक्रिया में डाल के वो कंपेल किया जाता है उनको। तो एक पर आप कार्रवाई करते हैं, 10 पे उसका डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होता है, वो इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी में। वैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है जब किसी असामाजिक तत्व पर उनके सामने कार्रवाई होती है, और वैसे लोगों का मनोबल टूटता है जो उन्हीं की तरह और आचरण करना चाहते हैं। तो हमारी जो कार्रवाई होती है वो दोनों तरफ से, सिक्के के दो पहलू की तरह से काम करते हैं। तो ग्रामीण एसपी के रूप में कार्यकाल संक्षिप्त ही रहा, बट पटना पुलिस लाइन का मैनेजमेंट, पटना का बड़ा फोर्स, पटना की बड़ी जनसंख्या, और वो इलाका, जिस इलाके को हम देखते थे उसको भी देखना है। नोडल ऑफिसर के रूप में हमको बंदोबस्ती को भी देखना था पूरे पटना का, और ग्रामीण क्षेत्र का जो अनुमंडल था वो उन अनुमंडलों को हमको देखना था। एक्सटेंट पटना से लेके उसकी दूरी 120 किलोमीटर तक आती है, तो उतने लंबे पार्ट को भी देखना था। तो इसके लिए जरूरी था कि थाना जो बेसिक यूनिट होती है, एसडीपीओ जो उनके बाद के सोपान में होते हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से बार बार निरंतरता के साथ हर नए डायरेक्शन के बाद उनको अपडेट कराना, उनको जागरूक कराना, जो क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं उनका फीडबैक लेकर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज करना, ये सब काम आपको करना पड़ता था। तो लाइकवाइज अदर डिस्ट्रिक्ट, वो ग्रामीण भी वैसा ही था। बस ये था कि एडिशनल वहाँ पे मुझे काम करना पड़ता था पुलिस लाइन के लिए भी। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय थी उस समय, तो उनका बड़ा उसमें सहयोग उस रूप में रहता था कि जिस काम को प्रेजेंट किया जाता था उसको एसेस करके और फिर अप्रिशिएट करती थी, तो मनोबल बढ़ता था। तो हम लोग के लिए वो लर्निंग ही था, और हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ों को सीखा वहाँ से। अच्छा, राजनीति की भी बात जब आ ही गई है तो थोड़ा सा इसमें राजनीति को भी जोड़ ही लेते हैं। बात यह है कि प्रशासनिक सेवा के लोगों के मन में रिटायर्ड होने के बाद राजनीति के प्रति एक जो है बड़ी जागृति आज के समय में जगी हुई है। हालांकि इसका पहले का इतिहास भी कुछ रहा है। कुछ लोग हैं जिनका नाम भी हम लेना चाहेंगे, जैसे अजीत जोगी, एक आईएएस अधिकारी थे 1968 बैच के, और ये जो है कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बने। तो एक तो प्रेरणा वहां से। इसके बाद मणिशंकर अय्यर हमारे एक बड़े नेता हैं, और 1963 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और इन्होंने तमिलनाडु के मयिलादुतुरई से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता, और एक कई विभागों में इन्होंने काम किया। तो ये लोग प्रेरणा के स्रोत तो आप इसमें प्रश्न क्या? प्रश्न हम ये पूछना चाह रहे हैं, मीरा कुमार भी हैं, ये लोग प्रेरणा स्रोत हैं। और अभी जो है उस वक्त एक आध घटनाएं ऐसी देखने को मिलती थी। अभी बहुत सारे लोग राजनीति की तरफ जो सिविल सेवक है टर्न हो गए हैं।
एक बड़ा जो है एक अलग मूड दिख रहा है। जैसे बिहार की राजनीति में भी अभी कई लोगों का हम जिक्र कर सकते हैं। अभी जैसे अभी का बात करें अगर हम, तो पटना के ग्रामीण एसपी ललन मोहन प्रसाद रहे, इन्होंने जदयू की सदस्यता ही कर ली। इसके बाद जो है जनसुराज पार्टी के अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज भारती जी, ये भी बहुत चर्चा में है, लाइमलाइट में है। तो क्या हम यह माने, और अभी जेडीयू के एक नेता यानी कि जेडीयू के जो है एक अधिकारी कह सकते हैं मनीष वर्मा, तो कहने का मतलब यह है कि क्या हर एक जो लोग हैं प्रशासन में, उनके मन में रिटायर होने के बाद या उससे पहले राजनीति जागृत हो जा रही है? क्या है देखिए, इसका? इसमें दो बातें मैं कह दूं, ये राजनीतिक विषय है हाँ, और ये मैं मानता हूं कि इस देश का जो सबसे डायनेमिक जो एक विषय है और जो क्षेत्र है वो यही है, और इसमें संभावनाएं भी बड़े अपार से। तो शायद ये कारक होगा जो किसी व्यक्ति विशेष को उसकी तरफ आकर्षित करता हो। आपका जो मूल प्रश्न है उसमें व्यक्तिगत अप्रोच भी है। मूल प्रश्न में है कि प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं सेवानिवृत्ति या सेवा के दौरान इस तरह के क्षेत्रों को चुनते हैं, उसके पीछे उनकी क्या मनोदशा रही होगी, इसको भी जानना बड़ी जरूरी है। तो वो व्यक्तिगत चॉइस है, ऐसा नहीं कि मास लेवल पे होता है। और इतना बड़ा देश है तो इसमें होता रहेगा, और वो एक रास्ता है, उसमें गलत भी क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। किसी को किसी भी पड़ाव पर ऐसा समझ में आता है, स्विच कर सकता है, वो बात नहीं है कि वो उसे जुटा रहे। तो क्षेत्र अच्छा है, कार्य करने की असीम संभावनाएं उसमें है। प्रतिनिधित्व एक होता है, एक समाज के वर्ग का, एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व रहता है, तो बहुत बड़ा मास उसके पीछे होता है। तो वैसे अधिकारी यदि मोटिवेट हो रहे हैं तो उसके बहुत से कारक हैं, लेकिन उनमें एक कारक ये भी है कि कुछ वैसे भी अधिकारी रहते होंगे जिनको लगता होगा कि उन्होंने समाज में सिविल सर्वेंट के रूप में सेवा अच्छी दी है, लोग की पहचान, उनकी जो पहचान है लोगों में स्थापित है, तो शायद वो ग्राउंड जो बहुत लोगों को वक्त और वर्षों समय लग जाता है बनाने में, वो ग्राउंड उनका बना हुआ है। तो मैं, ये अनुमान है, एक आकलन है कि मैं शायद यहाँ से अपना भाग्य आजमाइश करूं, तो हो सकता है कल को मेरी ये कर्म रेखा भी बन जाए। तो ये एक भावना हो सकती है मन में, लेकिन ये सबके साथ ऐसा है ये नहीं है। सिविल सर्वेंट हजारों की संख्या में है, उस 1000 में से यदि 10 आते हैं तो कोई बड़ी संख्या नहीं है, तो आते रहेंगे। क्या ऐसी बात आईपीएस संजय कुमार सिंह के साथ भी हो सकती है भविष्य में, ऐसा अनुमान किया जा सकता है? देखिए, भविष्यवक्ता तो मैं भी नहीं हूँ, अब भी नहीं है, और कोई कह भी नहीं सकता, लेकिन जिस सेवा में मैं हूँ अभी मुझे इसी में आनंद है और इसी में मैं संतुष्ट हूँ, तो मुझे फिर दूसरी तरफ देखने की आवश्यकता अभी महसूस नहीं होती है। सेवानिवृत्ति के बाद परिस्थितियाँ क्या रहती हैं किसकी, ये भी नहीं कहा जाता, लेकिन ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है, अभी तक नहीं है। अच्छा, जब राजनीति की बात चल ही रही है, तो राजनीति ने प्रशासन को प्रशासनिक कार्य करने से कितना हाथ बांधा या कितना इंटरफेयर किया कार्यों में, ये व्यक्तिगत रूप से आप जो है अपना जो अनुभव है उसको शेयर कर सकते हैं, क्या फील किया? देखिए, ये बहुत विशिष्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब एक सीमित दायरे में सोचने वाली बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति, नीति निर्देशक और जो नीति निर्धारक तत्व होते हैं वो लोग हैं। संसद में इस देश का प्रतिनिधित्व करके लोग बैठते हैं, तो वो भी समाज के लिए ही एक लोक सेवक के रूप में है, और जो सिविल सर्वेंट होते हैं या लोग, वो भी एक लोक सेवक है। एक है कि वहाँ पे पॉलिसी का निर्धारण हो जाता है और उसको लाने के लिए एक दूसरा पायदान है जो सिविल सर्वेंट का है, जिसके माध्यम से वो लोग जाते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि सरकार बनती है, आती है, जाती है, योजनाएं भी बनती हैं, आती हैं, जाती हैं। तो सिविल सर्वेंट को वहाँ पे हो सकता है कि उनको असुविधा होती हो कि अभी ये योजना चल रही थी, अभी ये योजना आ जाएगी, इसको चलाएं, उसको चलाएं, लेकिन केंद्र प्रायोजित या राज्य प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, इसको चलाने की जिम्मेदारी वहाँ के जो
तंत्र में अधिकारी उनकी है। अब उनको बाधक राजनीति करती है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये सोचने का तरीका है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप में बैठा है उस जगह और ये समझ रहा है कि मैं तो लोक सेवक हूँ, जन सेवक हूँ, जनता के लिए बना हूँ, मुझे किसी भी तरीके से जनता की सेवा करनी है, तो वो तो इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। उसमें आप बाधक के तौर पे अपने किसी राजनीतिक व्यक्ति को आप समझते हैं, तो आपकी हो सकता है वो व्यक्तिगत समस्या हो, लेकिन वो सिस्टम में चलाने के लिए वो तंत्र में बना हुआ है, आपको उनको लेके चलना है और एक सम्मान, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और माननीय है। अच्छा, इसमें बाधक वो है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, तो उस बाधा यदि आपको लग रही है तो बाधा का निराकरण करना भी आपका दायित्व है। आप अधिकारी हैं, आपको प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है। माकूल। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, मुझे लगता है कि यहाँ माकूल होगा पूछ लेना, कि बिहार के राजनीति में बाहुबली तंत्र भी खूब चला है। ये तंत्र जो है ये किसी से अछूता है नहीं। यह तंत्र जो है प्रशासन की नाकामी से हुआ है, या प्रशासन ने आंखें बंद कर ली राजनीतिक दबाव में, इस कारण से वह तंत्र आगे आया? क्या कारण रहा बाहुबली? देखिए, बाहुबली शब्द तो कहीं डिक्शनरी में मिलेगा नहीं। ये तो हो सकता है कि मीडिया बंधुओं के द्वारा एक ऐसी इसकी शब्दावली निकाली गई। हाँ, ठीक है। तो बाहुबली कई रूप में हो सकता है, लेकिन आप इसको अपराध से यदि जोड़ते हैं तो ये जरूर है कि कोई व्यक्ति यदि लगातार इस तरह के घटनाओं में शामिल होते होते वो स्टेचर उसका बन जाता है, तो उसके नाम से लोग कांपते हो, या आतंक उस व्यक्ति का नाम है, जैसे आजकल आतंकवाद को लेके होता है। तो आतंकवादी तो कोई बाहुबली तो है नहीं, वो घटना कर रहा है तो उससे पुलिस उसी तरह से कंटेन कर रही है, उससे लड़ रही है, और इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई बाहुबली नहीं हुआ जो चिरस्थायी अपना मन का मर्जी किया है, आपकी भाषा में बाहुबली है। उसको अच्छे अधिकारियों से जब आमना सामना वैसे लोगों का होता है तो उनको कानूनी भाषा भी अच्छे तरीके से दर्शाई जाती है, और फिर वही मैसेज जनता को भी जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नाकामी किसी की है, थोड़े समय के लिए लल पीरियड कुछ आ सकता है किसी का किन्हीं कारणों से, लेकिन वो हमेशा बना नहीं रहता। हाँ, इसमें एक बात जरूर कहेंगे कि सबका दायित्व है। जब कभी हम आगे बढ़ते हैं, उस व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो शायद समाज में वो व्यक्ति आप भी होंगे जो उस व्यक्ति के बारे में जानते हुए कुछ नहीं बताएंगे। इसके पीछे के कारक बहुत से हैं, आप उसकी व्याख्या खुद कर सकते हैं। तो इस पे मुझे बहुत कुछ ऐसा नहीं बोलना, और मेरी समझ में और मेरे अंदाज में जो हम लोग जो पुलिसिंग करते हैं या कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। वो व्यक्ति को भय रहता है, उस व्यक्ति को भय रहता है, जो भी व्यक्ति अपने आप को ऐसा समझता है, कभी भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था से आमना सामना नहीं करना चाहता साक्षात, और उसको बाहुबली यदि आप कह रहे हैं बनाते हैं तो जनता ही शायद बनाती हो। लेकिन प्रशासन का सह तो रहता ही है। कोई सह नहीं है, बोला ना कि एक पीरियड मध्यम है, आप हमेशा एक ही चाल से नहीं चल पाते हैं, मानव की प्रकृति है। तो प्रशासनिक व्यवस्था भी एक ही चाल से नहीं चलती, कभी तेज, कभी धीमी, कभी मध्यम। तो उस मध्यम पीरियड में हो सकता है उनका गुड टाइम रहा हो। चलिए, आपने सशस्त्र बल सुपौल में कमांडेंट के रूप में भी सेवा दी है। आप इंफॉर्मेशन काफी रखें। हाँ, तो ये जो है, यहाँ पर कोई घटना ऐसी आपके साथ रही हो जो यादगार हो, या आपने कुछ ऐसा कमांडेंट के रूप में किया हो जिसको हम लोग सोसाइटी तक पहुंचा सके? ऐसा कोई बहुत रिमार्केबल नहीं कहेंगे, लेकिन वो सशस्त्र बल है तो बटालियन के तौर पे होता है, तो एक रेजिमेंटल फीलिंग वहाँ पे आती है लोगों में। हमारे जो जवान होते हैं किसी न किसी छोटी बड़ी ड्यूटी में, किसी के प्राइवेट सिक्योरिटी में, किसी संस्था के सिक्योरिटी में, या फिर किसी थाना में, किसी दियारा इलाके में, या फिर अपराधग्रस्त इलाके में, या किसी तनावपूर्ण स्थिति में डिप्यूट होते रहते हैं अलग अलग तरीके से। तो वैसी परिस्थितियों में उन लोगों का सिर्फ इतना ही ख्याल रखना पड़ता है कि वो भी हमारे अंग है,
और एक टीम का हिस्सा है। उनके जन कल्याणकारी जो बातें होती हैं, अवकाश से लेके उनके रहन सहन खान पान तक की व्यवस्थाओं को देखना। तो यदि आप घर की व्यवस्था को अच्छा करना चाहते हैं तो अपने घर में इन व्यवस्थाओं को देंगे तो निश्चित तौर पे वो घर ठीक से काम करेगा। आप अपने वाहनों का ओवरहॉलिंग कराते रहेंगे तो ठीक से काम करेगा। तो मेरा काम था एक तरह से ओवरहॉल करना और उसको रिपेयर करना। जहाँ जरूरत थी सुविधाओं को देने के बाद सुविधाओं को दिया। वही बल उच्च मनोबल के साथ काम किया। तो अच्छा, इसका कार्य क्या होता है मूल रूप से? इस सशस्त्र बल का क्या कार्य समाज में होता है? किसी भी राज्य का ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अभी बिहार में करीब करीब 28,000 के आसपास में ये सशस्त्र बल का संख्या है। अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी, जैसे आजकल के परिवेश में महिलाओं का स्वाभिमान बटालियन है, जो जनजातीय महिलाएं हैं उनको विकसित करने, उनको मेन स्ट्रीम में लाके उनसे हम लेते हैं उनकी सेवा। तो जाहिर है महिला है तो हर तरह की ड्यूटी करेंगी, लेकिन महिलाओं के प्रधानता के साथ करेंगे। वैसे क्षेत्रों में उनको डिप्यूट किया जाएगा तो आम बोलचाल की भाषा में लोगों से कनेक्ट होंगी और उनकी समस्याओं को हम तक पहुंचाएंगी। उसी तरह से हमारा एक ऐसी भी जो औद्योगिक संस्थानों को, जो वर्ल्ड हेरिटेज है, जैसे महाबोधि टेम्पल है या यूनेस्को से जो रजिस्टर्ड जो वैसी संसाधन बिल्डिंग है जो संरक्षित हैं, उनका प्रोटेक्शन करना। एयरपोर्ट है जैसे दरभंगा है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा हमारा सशस्त्र बल के द्वारा किया जाना। जिले में जब जब अतिरिक्त बल की मांग हो, अतिरिक्त आयोजन किए जा रहे हो, किसी दूसरे राज्य में से बल की मांग हो, तो चुनाव कराने के लिए या किसी विशेष ओकेजन पे हम लोग इन बलों को ही निकाल के भेजते हैं। चूंकि ये मेरे पास अतिरिक्त बल के फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में, किसी जगह पे बल है लेकिन उसको हमको मजबूत करना है तो इसी पुल से उठाते हैं और वहां पे उनको भेजते हैं। वो बिहार पुलिस का ही अंग है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद जो है आपने एसपी के रूप में जो है शिवहर में सेवा दिया और उस समय कोविड चल रहा था। कोविड के समय में एज ए प्रशासक किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, वो ऐसा दौर था जिसको कहते हैं लोग, हमने पढ़ा भी कि 100 साल में एक बार इस तरह का महामारी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले प्लेग की चर्चा हुई थी। हम लोगों ने बहुत रिमार्केबल वर्क किया था और उसमें बिहार पुलिस की यदि बात आती है तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बाहर में किसी रूप में काम कर रहे थे। जब ताला लगा हर चीज पे, लॉकडाउन हो गया, तो लोगों में बेचैनी बढ़ी अपने घर की तरफ आने की, और वो दर्शाता है कि व्यक्ति अपने मूल से जुड़ा हुआ रहता है। तो लोग अपने घर को ही सुरक्षित स्थान मान के वहां आना चाहते थे। क्यों? कि उनके काम पे ताला लगा, खाने पे ताला लगा, उनकी सुविधाओं पे ताला लगा। तो उन्होंने जैसे तैसे अपनी यात्रा शुरू करके और एक मास में आना चालू कर दिया रोक के बावजूद। तो वो बड़ा चैलेंज था उनकी सुरक्षा को लेके। और सुरक्षा दो तरह से थी, एक भौतिक रूप से जो अपराध और विधि व्यवस्था से संबंधित, और दूसरी सुरक्षा संक्रमण से, जिससे सभी लोग अनजान थे, जागरूक नहीं थे। लेकिन मूलभूत ये पता था मुझे, एक पुलिस अधिकारी, और चूंकि मेरा जो सब्जेक्ट रहा बायो का रहा, तो जब कुछ थोड़ा बहुत सुनता था तो संक्रमण के बारे में इतना ही पता कि सांसों से हो सकता है, खाने से हो सकता है, किसी चीज के इंजेक्ट करने से हो सकता है। इसके बारे में यही सुना कि सांसों की ही संक्रमण की ये प्रक्रिया। तो सांसें दो ही जगह से, आप मुंह से ले सकते हैं, नाक से ले सकते हैं। तो मूलभूत ये था कि अपने हाथों को इतना नियंत्रित करो कि वो किसी तरह के संक्रमण को लेके आपके मुंह और नाक तक न जाए। दूसरा कि किसी से दूरी उतना ही रखो जिसका संक्रमण डायरेक्ट आपके स्वास्थ्य तक ना आता। तो ये बड़ा चैलेंज था, लोगों को समझाना, बताना और इसके अनुरूप उनसे एक्ट करवाना। अच्छा, इस समय में जो है गांव का महत्व लोगों का बड़ा समझ में आया, लोगों ने गांव की तरफ खूब पलायन किया। क्या इससे अब लोगों के दिमाग में एक बात जागृत हुई है कि हमें गांव को भी उस परिस्थिति में रखना है कि कभी इस प्रकार की मतलब परेशानी आए तो हम फिर से उस जगह रुक कर सके और अपने आप को बचा आपको इसके पहले वाले प्रश्न में ही मैंने उत्तर दिया था कि लोगों को महत्व तो समझ में आया घर का और अपनी जड़ का। बिल्कुल। तो भारत तो पहले ग्रामीण परिवेश का ही देश रहा।
नगर और नागरिक व्यवस्थाएं सीमित थी। अच्छा, चुनौती कहाँ ज्यादा थी? गांव में चुनौती ज्यादा थी या शहर में चुनौती? देखिए, जहाँ पे लोग अनुशासित नहीं रहेंगे चुनौतियां वहां मिलेंगी, वो चाहे गांव हो या शहर। शहर में घनत्व ज्यादा होता है जनसंख्या का, इसलिए वहां पे चुनौती अचानक बड़ी आ जाती है। गांव में एक लिमिटेड, मालूम है कि इस गांव में 500 लोग हैं तो 500 लोग से 600 हो सकते हैं, लेकिन शहर में आपको पता है कि इस मोहल्ले में 500 है तो हो सकता है अगल बगल से गुजरने वाले 2000 और लोग आ जाए जिनको आप नहीं संभाल पाएंगे। तो इस रूप में चुनौतियां शहर में, और जहाँ ज्यादा जितनी भीड़ वहां पे उतनी ज्यादा वारदात के प्रोबेबिलिटी। प्रशासन को समस्या कहाँ रही, गांव में ज्यादा या शहर में ज्यादा? प्रशासन यदि संवेदनशील है तो दोनों जगह समस्याओं को वो अच्छे तरीके से कंटेन कर सकता है, और समस्या के रूप में नहीं, वो चैलेंज होता है। आप उसको चैलेंज के रूप में लीजिएगा तो आपको समस्या नजर नहीं आएगी और चैलेंज को मीट किया जाता है। इसके बाद आपने मद्य निषेध एसपी के रूप में भी कार्य किया है। शराबबंदी को लेकर के बड़ा कुछ सवाल उठते रहते हैं लोगों के मन में। एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं। एक शकुंतला देवी करके महिला हैं, उन्होंने, उनके पति जब शराब पीकर डेथ कर गए, जहरीली शराब पीकर गए, तो उन्होंने कहा कि दारू के दुख न बा आदमी के बा। बड़ा मार्मिक था ये। और मतलब शराब से कोई दिक्कत नहीं है उनको, जो है आदमी के नहीं रहने से दिक्कत है। कहीं ना कहीं शराबबंदी इन सारे परिस्थितियों को देखकर असफल माना जा सकता है क्या? कतई नहीं। क्या क्या है चीजें जो हमें फायदे दिखाई देती हैं, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं? प्रशासन के तौर पे, पुलिस तंत्र के एक हिस्से के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जब कभी ऐसा दौर हुआ करता था शराबबंदी से पहले, तो सड़कों पे अमूमन लोग पी के और तरह तरह के एक्टिविटी में रहते थे, जिससे बड़ी जबरदस्त असुरक्षा की भावना आती थी। जब कभी धार्मिक पर्व त्योहार आते थे या कोई आयोजन होता था, कोई रैली या कुछ भी ऐसा होता था, तो उसमें भी उस तरह के तत्व दिखाई देते थे जो अव्यवस्थाओं को बढ़ा देते थे। उन लोगों को समझाना, उन लोगों को व्यवस्थित करना बहुत कठिन कार्य होता था, और उनको आप नहीं रोक पाते थे तो फिर अव्यवस्था दूसरों तक जाती थी। तो ये भी हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था। इसके अलावा कोई क्राइम यदि करता है तो क्राइम करने के बाद या क्राइम करने से पहले इस तरह की चीजों का सेवन करता है तो वो भी लॉलेसनेस को बढ़ाता था। बड़े बड़े पार्टियों में या कहीं पर भी किसी तरह के आयोजन में लोग इसका सेवन जो है अनिवार्य रूप से उसमें रख देते थे, जिसकी वजह से वहां पे भी अश्लीलता और अन्य तरह की सामाजिक कुरीतियां आती थी। ये भी एक कारक है। इसके अतिरिक्त में आप इस रूप में भी देखें कि जगह जगह पे आपके स्कूल के पास, धार्मिक स्थलों के पास, घर के पास जगह जगह पे लोग उस तरह की भट्टियां और उस तरह की दुकान शॉप खुले हुए थे, तो जिसके कारण असहजता बहुत सी थी। इसके अतिरिक्त में सेवन से रोड पे रैश ड्राइविंग भी बहुत होती थी, या सेवन करके रोड पर आ गए तो सामान्य आदमी से भी एक्सीडेंट हो जाता था। इसी तरह से बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा किया। जैसे ये मद्य निषेध लागू हुआ, मुझे खुशी है कि मैं भी इसका पार्ट बना, और 1 साल 5 महीने के आसपास में मैंने इसमें पुलिस अधीक्षक के तौर पे योगदान दिया और बहुत सी चीजों को सीखा कि एक ऐसा जगह जहाँ स्वच्छ करने की कोशिश हो रही है और उसके चारों तरफ से आपको गंदा करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो गंदगी हमारे लोगों की वजह से थी। हम वैसे लोगों को इनवाइट कर रहे थे, खींच रहे थे अपनी तरफ, पैसा था उसमें, तो अर्थ लगा हुआ था, तो लोग उसको ला रहे थे। जब ये शराबबंदी हुई है तो हमें जो जिन परेशानियों और चैलेंजेस को आपको बताया वो दिखती नहीं, आप भी महसूस करते हो सड़क पर, तो वो सफाई आपको दिखती है। घर के अगल बगल में कोई उदंडता के साथ में ऐसे नहीं कर सकता, छुप कर भी यदि कर रहा है कहीं कोई व्यक्ति तो उसको इस बात का डर है कि मेरी सूचना जा सकती है, तो ये आदमी को रोकता है, कंटेन करता है, अनुशासित करता है। तो शराबबंदी लागू करवाने की जिम्मेदारी घर के मुखिया की भी है। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि समाज के वो लोग जो जिम्मेदार हैं वो भी इसके एक पार्ट है और उनको भी इसका जिम्मेदारी। देखिए, उसी समाज में आपको
मिल्क प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तरह तरह के एनर्जी ड्रिंक्स भी आते हैं, तरह तरह की चीजें। आपको वही चीज क्यों अच्छी लगती है जो आपकी हेल्थ को नुकसान कर रही है? तो एडिक्शन है। एडिक्शन से बचा रहे हैं यदि पॉपुलेशन को, किसी की जान बच रही है, उसी का नियोजन जा रहा है। शराब खरीदने में जो पैसा जाता था उसका सदुपयोग कहीं पे हो रहा है। आप बच्चे को, अपने घर के लोगों को जो अब्यूज करते थे वो यदि रुक रहा है, तो आप समझ रहे हैं समग्र रूप से समाज किस तरह से विकसित हो सकता है। लेकिन जनता ये भी तो देख रही है कि होम डिलीवरी हो रहा है, लोगों को आसानी इसके बारे में आपको हमने कहा और के आपको बताया कि समाज में हर चीज उपलब्ध है। आप मंगा क्या रहे हैं, आप घर में खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, ये तो आपका चॉइस है ना। कैसे रोका जा सकता है इसको कि उसको रोकने के लिए कि जिससे आप होम डिलीवरी ले रहे हैं, आप क्या बता सकते हैं उसके बारे में हमें? इसलिए हमने कहा कि उत्तरदायित्व को समझिए, और सरकार लगातार अपील कर रही है, कई टोल फ्री नंबर दे रही है आपको, आप उसका इस्तेमाल करिए ना। आप समाज में स्वच्छता चाहते हैं तो उसका करिए। यदि ये अच्छी चीज नहीं है तो क्या आप अपने घर में अपने बच्चों और अपने घर की औरतों के और बुजुर्गों के सामने में बैठकर उसका सेवन करेंगे, पानी की तरह उसको पिएंगे? यदि वो स्वास्थ्यवर्धक है और वो अच्छी चीज है, उससे आपका विकास हो रहा है, उससे आप लाभान्वित कर रहे हैं, तो क्या आप इसका सेवन सबके लिए मैंडेटरी कर देंगे? मतलब कहा जा सकता है कि तभी ये पूरी तरह से सफल हो जाएगा जब हमारे जन सहयोग प्राप्त होने लगेंगे और कोई भी इसीलिए हमने आपको बोला कि शुरू में ही कोई भी योजनाएं तभी सफल होती हैं जिनके लिए बनाई जा रही है उनका सहयोग होना चाहिए। सरकार एक तरफ से उत्पाद का जो रेवेन्यू था उसके बारे में अब अपने कलेजे पे पत्थर रख के उस रेवेन्यू को ब्लॉक किया, तो मन में ये भावना तो थी ना कहीं पे कि हम इससे स्वच्छता लाने की कोशिश करेंगे, एक सामाजिक क्रांति लाने की कोशिश करेंगे, तो मकसद वो था। अब उस मकसद को कामयाब करने में जन सहयोग का होना बहुत अनिवार्य है। हम तो व्यवस्था देने के लिए है, कोई यदि आपको जबरदस्ती कर रहा है तो रोकेंगे। आप यात्रा कर रहे हैं, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे, हमको वहां पे जरूरत है। लेकिन जहाँ पे कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप उस चीज को बहुत सहजता से कहीं से चुरा छुपा के ला रहे हैं, राज्य की सीमा के बाहर जाके आप उसका सेवन कर रहे हैं, ये क्या है? बिल्कुल, ये चीज तो खैर है। चलिए, आपने शराबबंदी पर तो बहुत अच्छा जवाब दिया। लोगों को जागरूक करने का यह संदेश है कि अगर हम जागरूक हो जाए तो शायद जो सरकार चाहती है कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो जाएगी। आपने भोजपुर एसपी के रूप में भी अपना सेवा दिया। इसके बाद वहां जाने से पहले आप डीएसपी के तौर पे 10 साल पहले अपनी सेवा दिए थे, और वहां पर लोगों ने आपका रौद्र रूप देखा था। क्या था वो? देखिए, रौद्र रूप नहीं होता प्रशासक के तौर पे। रौद्रता नहीं आ सकती है, और वैसा नहीं था। लोगों के मन में जो वर्ड है, लोग में कौन से लोग ये जो आपके, तो जिन लोगों को हमारे थोड़ा सा व्यवहारिक पुलिसिंग में उनके मन के लायक काम करता हुआ नजर आए, उनको लाभ पहुंचा है, समाज में थोड़ी बहुत अच्छाई आई हो, या वैसे लोगों के मन में डर पैदा हुआ हो जो लोग बुरा करना चाहते हैं, तो ये इसको रौद्रता आप कहते हैं, तो रौद्रता अच्छी है। लेकिन हमने उस रूप में नहीं, हमेशा एक सेवक के तौर पे ही देखा है कि जनता का कोई पक्ष उससे प्रभावित हो रहा है और एक आदमी उसको प्रभावित 100 आदमी को कर रहा है, तो मेरा दायित्व कहीं बढ़ जाता है उस 100 आदमी के प्रति। तो उसको रोकने के लिए जो यथार्थ में हमको जो चीज़ों को उठाना था, जिन शक्तियों का उपयोग करके उनको रोकना था, नियंत्रण कर रहा था, तो हमने वो किया। तो वो जो किया वो 10 और 11 की बात है, और जाहिर है जब आदमी जितना यंग होता है उतनी ऊर्जा के साथ में काम करता है, तो उस समय की ऊर्जा कुछ और रही होगी। जब आप परिवार के मुखिया, यानी एक पुलिस परिवार भोजपुर का लेते हैं, तो मुखिया के तौर पे आए, तो जिम्मेदारियां मेरी और भी बढ़ जाती है। हम अपने लोगों को तो नियंत्रित करें ही करें, साथ में जो समाज में वैसे लोग हैं उनको भी नियंत्रित करो, और समाज में जो अच्छे लोग हैं उनको सुरक्षित करो। तो यहाँ पर एक बड़े अभिभावक के रूप में जब मिला, तो मुझे
बड़ा गर्व सा इसलिए भी महसूस हुआ कि किसी जगह पे 2 बार कर्म करने का यदि आपको निभाने का अवसर मिलता है उत्तरदायित्व का, तो आप भी देखते हैं कि आप पुलिस उपाधीक्षक के तौर पे किस तरह से काम किए और जिसके नेतृत्व में आप काम किया, अब उसी नेतृत्व के रूप में आप नेतृत्वकर्ता के रूप में आप गए हैं, तो अब आप काम कैसे कर लेंगे? तो यहाँ पे वो भी था, नेतृत्व प्रदान करना था यहाँ पे। आपको यहाँ शासक के रूप में नहीं था, नेतृत्वकर्ता के रूप में था। आप ऐसी चीजों को दिखाओ जो लोग उसको एमुलेट कर सके, मतलब जीवन में उसको समाहित कर सके, अनुसरण कर सके उसका। तो कोशिश वही की गई। 8 महीने का कार्यकाल था। उस समय भी चैलेंजेस थे बहुत। वो जिला में चैलेंज हमेशा से रहा है। कभी उग्रवाद से ग्रसित रहा, कभी जातीय विवाद से ग्रसित रहा है, कभी तरह तरह के संघर्ष होते रहे। बालू वहाँ है तो बालू के भी तरह तरह के माफियाओं के खेल होते रहे हैं। अपराध की घटनाएं भी उसी प्रकार से होती हैं, हर एक तरह की। तो और 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ वो जिला है, तो वो भी है, यूपी के बॉर्डर पे है, तो बहुत सी चीज थी उसमें। तो वहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये रही कि जिस भाषा में आप सरल होते हैं, समझते हैं, समझा पाते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल करने का यदि मौका मिले तो आपकी व्यवस्था और भी सुंदर हो जाती है। तो हमें लगा कि शायद मैं भोजपुरी प्रदेश से मैं भी रहा हूँ और पृष्ठभूमि भी हम लोग की वैसी ही रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर होता था या कुछ बड़ी समस्या आती थी तो वहाँ के लोगों के स्थानीय भाषा में बात करने से मुझे लगा कि मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया और लोग बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। उनको लगा कि हमारे बीच का ही ये बंदा है। तो बहुत जल्दी वहाँ पे किसी जगह पे आदमी अपनी पहुंच बना लेता था। तो जब आप जनता में पहुंच बना लेंगे तो आप अपनी बात को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यही था पदाधिकारियों। तो टीम जब बनाई जाती है तो करीब वहाँ पे 3000 का फोर्स था। 3000 के फोर्स को आपको संभालना है, बड़ी बात नहीं थी। 3000 के फोर्स को संभालने में बहुत तरह के आयाम थे। तो उनके जन कल्याणकारी कार्यों को भी देखना नंबर 1। नंबर 2 है कि उनके प्रबंधन को देखना। आप ऑफिस हो, थाना हो, साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, सारी चीजें आती हैं। और जो अपराध की घटनाएं हैं उसके डायनेमिक्स को समझ के और अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ये सारी चीजें उसमें आपकी आती हैं। तो हम लोगों ने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप जो जैसे आता गया उसको लिया चैलेंज के तौर पे। और पिछला पार्ट भी हम अपने आप को रिमार्केबल मानते थे जो डीएसपी के तौर पे, और इस बार भी 8 महीने में हमने जो सोचा जिस तरह से करने का लगभग उसको करने में सक्षम रहा। अच्छा, एक घटना आपसे जुड़ी हुई है, गांजा तस्करी का कोई किस्सा है जो बहुत बड़े खेप में आप लोगों ने पकड़ा था, वो किस्सा पूरा एक्सप्लेन करिए। उस जिले में बड़हरा और गजराजगंज 2 ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहाँ पे कौन से फिर से? गजराजगंज और बड़हरा। अच्छा, इस क्षेत्र में उसके भौगोलिक कारणों से इस क्षेत्र में काफी पहले से लोग इस तरह के व्यवसाय में सम्मिलित थे। तो चैलेंज था। एक बार एक समय की सूचना ऐसी मिली थी, हम लोगों ने कार्रवाई किया और उस कार्रवाई में शायद उस समय कहा जाता था, मीडिया में भी खबर थी कि इतनी बड़ी रिकवरी इस पूरे भारत के उस क्षेत्र में, और शायद यहाँ तक भी कहा गया कि दक्षिणी जो महाद्वीप वाला हिस्सा है उसमें एक रेड में इतनी बड़ी रिकवरी नहीं। कितनी रिकवरी थी वो? करीब 11.5-12 टन के आसपास गाजा रिकवर। वो पूरा गांव में कई ऐसे घर थे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि उस कार्रवाई के बाद उस गांव में परिवर्तन भी आया। तो कार्रवाई वैसी ही होनी चाहिए जिससे कि परिवर्तन आ जाए, लोग रास्ता बदले, क्योंकि कई जनरेशन उसमें बर्बाद हो रही थी। तो वो शायद उस समय की बड़ी रिकवरी थी। पुलिस का रिजल्टमेंट भी उस समय पुलिस का रिजल्टमेंट झेलना पड़ा था। लोग नहीं चाहते थे कि पुलिस हमारे इस कार्य को रोके, लेकिन वो वक्त था और वो समय मेरा था और सूचनाएं पक्की थी। तो हम लोग की पुलिस टीम के सदस्य भी कम थे, लेकिन हम लोगों ने कार्रवाई बिल्कुल पूरी निष्पक्षता के साथ ही की थी और वो एक बड़ी वारदात जरूर थी। वो रिकवरी बड़ा मानते हैं उसको हम। लेकिन जब दोबारा पुलिस अधीक्षक के रूप में गए तो ऐसा कोई बड़ा कहीं हॉटस्पॉट हमको नहीं मिला। शायद उसकी वजह थी कि जो आपने अभी कहा मद्य निषेध वाला, वो भी एक बड़ा अंतर पैदा किया था,
क्योंकि गांजा एक सब्जेक्टिव तौर पे देखा जाए तो वो एक एंटाइटी में बड़ा स्पेस लेती थी, और जो तस्करी शराब की लोग करते थे वो छोटे स्पेस में कर लिया करते थे, बना लेते थे। तो इस अपराध का वो आयाम शायद चेंज हुआ होगा, ये भी एक कारक होगा। लेकिन ये जरूर था मुझे कॉन्फिडेंस कि यदि क्षेत्र में कोई ऐसी बड़ी घटना, बड़ी चीजें, एक्टिविटी चल रही है तो सूचना हमको मिल जाएगी। मतलब तंत्र मजबूत रहा, कोशिश की गई, मजबूत रहा इसका दावा तो नहीं करते, बट कोशिश की गई। अच्छा, वहां पर कुछ राजनीतिक लोगों को भी आपने पकड़ा था। मैं नाम का तो देखिए, हम लोग राजनीतिक रूप तो कैसे कह सकते हैं, आपके नज़र में हो सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए है कि यदि किसी के ऊपर केस मुकदमा है तो उसको न्यायपालिका का सम्मान करते उसको या तो सरेंडर कर जाना है, या फिर पुलिस को अवसर मिलेगा तो उनको गिरफ्तार करना है। कभी तो ऐसे लोग रहे होंगे, मतलब इसको आप इस रूप में नहीं ले सकते कि पुलिस ने स्पेसिफिक किसी के ऊपर ऐसा कोई ये किया है, वैसा कोई पहलू और वैसा कोई तत्व नहीं था उसमें। कभी आपने ऐसे लोगों को पकड़ते हुए फील ऐसा नहीं किया कि राजनीति भी हावी हो रही है? देखिए, यदि ऐसा फील होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता, तो ऐसा कभी मुझे नहीं लगा। और ये नैरेटिव एक बनी आ रही है, आप काम ठीक से करिए, सबका सपोर्ट मिलता। एक बार थॉमस एडिसन ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जीवन में सफल होने के लिए प्रतिभा 1%, प्रेरणा और पसीना 99% होता है, और इसीलिए कड़ी मेहनत को बड़ी महत्व दिया जाता है। तो आपसे पूछना ये है कि आपके जीवन में प्रतिभा और प्रेरणा, ये दोनों का स्रोत क्या रहा? मतलब प्रतिभा तो आपके ठीक है स्कूल से, जो कि 1%, प्रेरणा और पसीना मतलब आप कितने मेहनती अपने आप को माने शुरू से, और कहाँ कहाँ से प्रेरणा आपको मिली जो इस जगह तक पहुंचाने में हेल्प हुई? देखिए, जो हमने अपने घर परिवार और अभिभावकों से संस्कार में जो सीखा है, वो एक जो कर्म योगी होता है ना, उसी रूप में सीखा है। कर्म करिए, फल आपके अनुरूप या समकक्ष आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो ये कहना आसान है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। तो चूंकि मैंने एक जर्नी कर ली है, और इस जर्नी के अनुभव से कह सकता हूँ कि कठिन परिश्रम को ही सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है हमने, और जो कुछ भी आज हासिल हो पा रहा है उसमें वो पसीना, और पसीना के साथ में वो जो तप है, जो कठिन परिश्रम है, वो है। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि किसी के जीवन की सफलता में उसका स्थान नहीं है। यहाँ तक कि एक अपराधी को भी अपराध करके यदि अपने मकसद में कामयाब होना है तो उसको भी वो मेहनत और वो पसीना अपनाना पड़ता है। तो आपको स्वच्छ और अच्छा काम करने के लिए डेफिनेटली उससे कहीं चौगुना आपको काम करना होगा। तो ये करना पड़ा, और विद्यार्थी जीवन हो या फिर आपकी सेवा से जुड़ा हुआ ये नौकरी पेशा का जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, हर जगह उसका रोल है। और जो आप एक बात कह रहे हैं कि प्रेरणा, तो प्रेरणा टाइम टू टाइम आपको मिलती रहती है। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति ने पूरे जीवन को बदल डाला है, ऐसा कहना मेरे लिए गलत होगा। हर जगह हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं मिलती आई है। बचपन में कहें तो मेरे जो दादाजी हैं उनसे भी मिली, और उसके बाद से चाचा आ गए, पिताजी आ गए, कभी कभी छोटे लोग भी आपको प्रेरणा देके चले जाते हैं। तो भाई बहनों से भी उस तरह से हम लोग को मिलता रहा। समाज में पड़ोसी और वो लोग भी दे जाते हैं। आप क्या लेना चाहते हैं डिपेंड उस पर करता है। आप किसी को किस नजरिए से देखते हैं, बुराइयां अच्छाइयां सबके अंदर हैं। तो प्रेरणा आप अपने आवश्यकता के अनुसार ढूंढ लीजिए, मिलेंगी आपको। कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपको प्रेरित कर रहा है और उससे प्रेरित होकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा उदाहरण हमने कम देखा। मैं खुद वैसा नहीं रहा हूँ। तो अब इसमें भाग्य की जो बात आप कर रहे हैं या जो प्रतिभा की जो बात कर रहे हैं, तो शायद ये प्रतिभाएं कभी कभी मिसकैलकुलेटेड होती हैं। एक होता है नेचुरल टैलेंट, तो वो गॉड गिफ्टेड है, उस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते। किसी की स्मरण शक्ति बहुत तेज तीव्र है, तो है, आप उसके बराबरी में जाने के लिए आपको वर्षों लग जाएंगे, और पैदाइशी वैसा हुआ। संजय सिंह प्रतिभाशाली थे या संघर्षरत व्यक्ति? हम तो संघर्षरत रहे, हमको हमेशा संघर्ष का सामना करना पड़ा है।
करते रहेंगे और वही शायद ज़्यादा सिखा के जाता है। प्रतिभाएं सिखाती नहीं है, प्रतिभाएं आपको एक प्लेटफॉर्म दे देंगी और उस प्रतिभा को भी निखारने के लिए संघर्ष की जरूरत है। पुलिस सेवा में प्रेरणा संजय सिंह को कहाँ से मिली? देखिए, हमारे परिवार में तो दादा भी पुलिस में थे, पिताजी भी पुलिस में थे, मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ। तो मैं इसको प्रेरणा नहीं कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाग्यांश में वो हिस्सा था जो आ गया। मैं तो सेवा में अन्यत्र किसी भी जगह जाने के लिए, जब मेरा भूगर्भ शास्त्र का चल रहा था, जियोलॉजी का, तो मैं बीनीथ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के नीचे की गतिविधियों को जानने के लिए ज्यादा जिज्ञासु था और उसी में सेवा करना चाहता था, नहीं मिला। तो मैंने सिविल सेवा की तरफ जब रुझान किया तो सिविल सेवा में मैं प्रशासनिक भी आ सकता था, शिक्षा भी आ सकता था, या किसी और रूप में और भी राजस्व से रिलेटेड चीजें आ सकती थी, किसी सेना का और भी हिस्सा आ सकता, लेकिन मेरे जिम्मे में पुलिस है, चूंकि शायद हो सकता मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। संजय सिंह का टर्निंग पॉइंट सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे हुआ? आप तो जूलॉजी के स्टूडेंट थे, आप टर्निंग पॉइंट का बस एक हमारे सीनियर BHU में थे जियोलॉजी में, 95 में वो सिविल सेवा देना शुरू किया उन्होंने। 96-97 के सेशन में उनका यूपी में सिलेक्शन हुआ, तो हम लोग उनकी पार्टी ले रहे थे, भैया भैया बोल के कर रहे थे, जो स्टूडेंट लाइफ में होता है। तो क्या नाम था उसमें एस आनंद। तो उन्होंने काफी अच्छी उत्कृष्ट सेवाएं दी। अभी तो ATS में भी, यूपी ATS में अभी है वो। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ बिहार ATS में हैं। ये सहयोग है और लगातार हम लोग संपर्क में रहे। तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि एक दो और भी लोग थे हमारे साथ में, उनको दोस्त को बोला कि भाई तुम लोग भी करो, अच्छी सेवा है। तो शायद वो एक वक्त रहा होगा जब सोचना शुरू किया और जिसको कहा, जिन जिन लोगों को, वो सब लोग से एक बार बोले कि यार चलो इसमें एक बार हम लोग भी तैयारी करके देखते हैं। तो ये वही समय था जिस समय कि इसके प्रति रुझान विकसित हो। क्या इस दोहे से इसको जोड़ सकते हैं कि कबीरदास ने कहा था कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए? ये तो यथार्थ है। आप किसी निर्जीव चीज को भी एक जगह पे रख दीजिए तो वो संगति का असर उसके अंदर पड़ता है। यथार्थ के तौर पे मैग्नेट निर्जीव है, लेकिन ज्यादा देर तक एक दूसरे के संपर्क में लौ पदार्थ वाली वस्तुएं आ जाए तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाता है। तो जब निर्जीव में ऐसा है तो सजीव में, जिनको सोचने समझने और अभिव्यक्त करने की शक्ति प्राप्त है, उन पर क्यों नहीं आएगा? ये स्वाभाविक है। तो होता है, वातावरण का असर सभी पर पड़ता है, निर्जीव सजीव सभी। जीवन में सबसे पहला प्रेम संजय सिंह का कौन रहा? अपने घर परिवार ही है सबसे ज्यादा प्रेम। सबसे आज भी रहेगा। मतलब घर परिवार से ही बोले ना कि आपका यदि मूल अच्छा है तो मानवता को भी आप समझेंगे। तो घर परिवार मानवता का एक अंश है। अच्छा, वर्तमान में अभी संजय सिंह वही हैं जो उस वक्त में थे जब चुनाव आयोग ने इनकी तारीफ की, उन्होंने खूब गिरफ्तारियां करी भोजपुर में रहते हुए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लोगों को बताते थे। इसमें आपको थोड़ा करेक्ट करेंगे। चुनाव आयोग जब एक हमारे सीनियर वहाँ पे SP थे और जब मैं वहाँ पुलिस उपाधीक्षक था, अच्छा, तो उस दौरान विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो उस दौरान जो वहाँ कुछ चीजें हम लोगों ने किया था, जो प्रयोग किया था, तो सफल क्या? जैसे हथियार भोजपुर में बहुत ज्यादा लोग लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी रखते थे, और लाइसेंस है भी तो एक के व्यक्ति के पास 2, 3, 4 हथियार, 6 हथियार तक थे। तो उन सब का वेरिफिकेशन करना, उनको जब्त करना, उन पर कार्रवाई करना, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था। इसके साथ साथ में बूथ लेवल का मैनेजमेंट पुलिस का वो ऐसा रखा गया था कि 10 से 15 मिनट के अंदर में पुलिस की दूसरी व्यवस्था, दूसरा स्ट्रक्चर मदद के लिए वहां पहुंचेगा। तो चैलेंज था कि यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए छोटा छोटा सेक्टर फॉर्मेशन उस समय किया गया था। 2006 में भी, 5 में भी हम लोगों ने ऐसा किया था, 10 में भी ऐसा किया था, और वो काफी सफल रहा।
तो पुलिस अधीक्षक को इसमें सराहना मिली। पुलिस अधीक्षक की सराहना मतलब हम सभी लोगों ने, चूंकि हम लोग इन्वॉल्व होते थे उसमें ज़्यादा प्लानिंग में भी और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी, तो वो महसूस होता था कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया। अब रही बात की जब पुलिस अधीक्षक के तौर पे आरा में पोस्टिंग रही, तो हाँ जरूर था। मैं ये देखना चाहता था कि एक दिन में मैक्सिमम गिरफ्तारी कितनी की जा सकती है लेजिटिमेट तरीके से, कितना प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है, कितनी बरामदगी की जा सकती है। इन सब को नापने के लिए हर दिन को सुधार और हर दिन में अपग्रेडेशन। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि एक महीने में 1936 के आसपास में 1936 गिरफ्तारियां, सरेंडर भी उसमें शामिल था। तो ये सब हुआ, तो लगा कि आप काम यदि करते जाएं तो स्कोप है। कभी गोली चलाने की नौबत आई? पुलिस को ऐसा कभी गोली चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, गोली चलाने वालों को हम लोगों ने पकड़ा और उस तरह का हथियार और गोलियां काफी बरामद की गई वहाँ पे। आप पर कभी चली? हाँ, हमारे पर तो जब पुलिस अधीक्षक के पहले का जो टेन्योर है, तो उस दौरान तो एसटीएफ में रहने के दौरान तो अनेक अवसर आए थे, अनेक अवसर, कोई एक दो नहीं है, 10-12 जिक्र करना चाहें? 10-12 नहीं है, तो 30 से ऊपर की ऐसी संख्या है। 30 की ऐसी संख्या है? इससे ऊपर की ही संख्या है। ऐसे मौके आए थे जीवन में जब बहुत करीब से आपका करीब का जो सहकर्मी है वो घायल हुआ या शहीद हो गया, या फिर आपको भी उसके बहुत करीब तक आना पड़ा। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं जीवन में। आप इस बात को बड़ा सहज तरीके से कह पा रहे हैं, हम लोगों ने तो मूवी में ही देखा है और इमेजिन ही कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा मुझे डेप्थ जाना चाहिए, इसलिए कि कैसी परिस्थिति होती है इसका थोड़ा विश्लेषण होना चाहिए कि क्या स्थिति बनी थी कि देखिए, वो तो सीधा सीधा तौर पे ना जीवन मरण का प्रश्न होता है जी। गोली जब चलती है तो बहुत सी चीजें वास्तविकता है कि आपके कंट्रोल में नहीं होती है, और गोली जब चलती है तो एक लीनियर डायरेक्शन में चलती है, एक दिशा में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। तो उस दिशा में पड़ने वाले लोगों को क्षति कर जाएगी। तो ऐसा जब कंडीशन आता था दोनों तरफ से, जब शुरू होता था, तो अपराधी हो या नक्सली हो, तो ऐसे बहुत से मौके आए थे। और उस समय ख्याल आता है जब एक गोली आपके बगल से गुजरती है या किसी को लग जाती है, तो सारे पारिवारिक परिदृश्य आपके एक झटके में नजर के सामने से निकल जाते हैं। और तब आप सजग होते हैं, सतर्क होते हैं, तब आप भयभीत भी होते हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसी जगह फंस गया जहां से निकल नहीं सकता हूँ, उनका क्या होगा। बहुत सी चीजें बहुत फास्ट आपके दिमाग में तो ऐसा नहीं है कि लगता है कि परिवार यहाँ पे कमजोरी बनते जा रहा है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। परिवार कमजोरी नहीं है। किसी भी काम को करने में कहीं पे रिस्क है तो परिवार कमजोरी नहीं है। वहां पे आप यूं देख लिए कि संयोग आपका क्या बन रहा है। आप जो काम करने के जोखिमपूर्ण तरीके के हैं, शायद यही पुलिस सेवा अन्य सेवाओं से भिन्न हो जाती है, तो जोखिमपूर्ण तो है, ये चुना है आपने अपने चॉइस से। तो आप ये भी जान रहे कि एक परिवार से आप आते हैं, तो फिर वो कमजोरी नहीं है, वो एक जगह पे प्रेरणा भी होती है। लेकिन आपको उनका ख्याल रखना है तो सावधानी भी अपेक्षित है। अच्छा, भोजपुरी भाषा को लेकर के आपने बात की, भोजपुरी प्रेम है? जाहिर है, मतलब पहली भाषा हम लोग शायद बोले हो तो भोजपुरी ही बोले होंगे, तो प्रेम कैसे नहीं रहेगा। तो आज की जो भोजपुरी है इसको आप कितना लाइक करते हैं? जो गाने हैं आप अच्छे तरीके से बोलेंगे, कोई भी भाषा अच्छे तरीके से बोली जाए और व्यवहार में लाई जाए तो अच्छी ही लगती है। अब उसमें वल्गैरिटी कहीं पर आ जाए और कहीं अमर्यादित रूप से आती है तो हर भाषा में है। तो जो आपकी मूल भाषा है वो तो सदैव आपकी जड़ में है, आप चेतना में आपकी बसी हुई है, तो वो रहेगी। भोजपुरी के कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने आपके मन को बहुत छुआ हो, किसी भी कार्य में जिन्होंने बहुत ऊंचा कार्य किया हो? जो आप तो देखिए, हम लोग मेरा जो बचपन था तो उस समय हम लोग बचपन में भरत शर्मा जी जो भोजपुरी में ही शास्त्रीय गायन, और विष्णु ओझा जी, इन लोगों को हमने देखा। उसके बाद से बहुत से गायक को भी देखा। तो आदमी ज्यादा लर्न करता है जो संगीत और जो गीत है उससे, क्योंकि वो गुनगुनाता है, बड़े
मन से वो उसको गुनगुनाता है। तो हमने उन लोगों को देखा, भोजपुरी को बहुत सरल और सहजता के साथ में उन लोगों ने गाया। तो गायन में जब वो आया, या जो छठ के जो गीत होते थे, ये सब भी भोजपुरी भाषा के अंतर्गत ही ज़्यादातर उस समय विकसित हुए थे, या सोहर वगैरह जो गाया जाता था, तो वो सब चीज़ें प्रभावित करती थी और उसको गाने वाले लोग प्रभावित करते। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी वो चीजें विलुप्त हो रही हैं और कुछ नए प्रकार के ट्रेंड्स जो थोड़ा वल्गर हैं, जो थोड़ा अमर्यादित हैं, ये कुछ ज्यादा ट्रेंड में है, ये भोजपुरी के लिए हार्मफुल सा चीज है? यहाँ तो आपका और हमारा भी तो दायित्व है ना। यदि कोई हार्मफुल तत्व है तो एक होगा, दो होगा, आम तो नहीं होगा। तो हमारा भी दायित्व है, हम उन दायित्वों का निर्वहन कर लेंगे तो उसको कोई खतरा नहीं है। जनसंख्या तो बढ़ ही रही है और बोलचाल की भाषा भी बढ़ रही है, गांव भी बढ़े हैं, एरिया भी बढ़ा है कई जगह पे, तो कैसे कह सकते हैं कि विलुप्त हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें हिंदी का प्रवेश, अंग्रेजी का प्रवेश हो रहा है, तो लंबे अवधि में इसका कोई और परिणाम भी आ सकता है, किसी और रूप में आ सकता है। ये जैसे होता भ्रंश हो जाना, उस तरह से हो सकता है, और ये होता रहा है। हर भाषा समय के साथ में बदलती रही, तो बदलाव से यहाँ पे उसको निगेटिव नहीं ले सकते। बदलाव विकास की तरफ अग्रसर है, यदि भोजपुरी का कुछ अच्छा स्वरूप भी आ सकता है, इसमें शोध हो सकते हैं। अच्छा, आपको सारे कार्यों के लिए वीरता पुरस्कार से भी नवाजा गया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। क्या समय था वो देखिए, ये पुलिस सेवा में आप जब काम करते हैं तो 3 ऐसे पड़ाव आपको आते हैं। राज्य में जब काम करते हैं तो राज्य में कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अलग अलग अवसरों पे वरीय पदाधिकारी या फिर राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित की जाती है। तो वो भी अवसर प्राप्त हुआ मुझे 2 बार। और उसके बाद जब उससे भी थोड़ा सा बड़ा काम हुआ तो कभी मुठभेड़ हो गई अपराधी या नक्सलियों के साथ में, तो आपके उस कार्य का जब प्रस्ताव दिया गया तो प्रस्ताव स्वीकार्य हुआ और देखा गया कि हाँ, ये वीरतापूर्ण है। तो भारत सरकार की तरफ से भी जो महामहिम जो राष्ट्रपति हुआ करते हैं, उनकी तरफ से पुरस्कार दिए जाने की परंपरा शुरू से रही है। फोर्स के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, उनके योगदान को पहचान देने के लिए, ये सब जरूरी चीज़ है। तो उसमें एक वीरता पुरस्कार ऐसा चीज होता है जो उसमें 2-3 श्रेणी होती है। सेना में भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी है और हम लोग के यहाँ भी है। तो पुलिस गैलेंट्री मेडल जो था वो मिला, 2010 की घटना थी और उसके एवज में मिला था, बड़ी घटना थी। उसी प्रकार से आंतरिक सुरक्षा पदक भी है, उसी प्रकार से एक 18 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं और अच्छी सेवा रहती है, प्रस्ताव भेजते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो सराहनीय सेवा भी मिलती है, वो भी प्राप्त हुआ। फिर जब कोई 18 वर्ष के बाद, 6 वर्ष की अवधि के बाद जब 25 वर्ष की अवस्था आती है सेवा की, तो फिर आपके विशिष्टता को देखा जाता है तो विशिष्ट सेवा मेडल भी मिलता है। तो जीवन में ये पड़ाव आते रहते हैं। तो आप यदि गुड सर्विसेज हैं, आपकी अच्छे रिकॉर्ड आपने किए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मिलता है। वर्तमान में आप एटीएस में हैं। सामान्य जो लोग हैं उनको एटीएस का पता नहीं है कि एटीएस है क्या, एक एटीएस पे कोई इन्फॉर्मेशन एटीएस की जरूरत। देखिए, इस देश में या पूरे ग्लोबल स्तर पर कहें तो जब आतंकवाद का प्रादुर्भाव हुआ, आतंकवाद बड़े जोर शोर से आया, जनमानस को क्षति पहुंचने लगी, राष्ट्र की एकता अखंडता को क्षति पहुंचने लगी और बहुत ज़्यादा होने लगा, तो तब लोगों ने ऐसी आवश्यकता महसूस की, सामान्य पुलिसिंग से इनको नहीं रोका जा सकता है, इनको एक अलग पुलिस की व्यवस्था देनी चाहिए। और शायद ये वक्त आया पूरे भारतवर्ष में, ये 2008 का ऐसा वक्त आया जिस समय की भारत सरकार की तरफ से एक निर्देशिका जारी हुई और सभी राज्यों में एटीएस के गठन को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के रूप में नाम दिया गया और उसमें बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई थी, उसका प्रभाव था और उसी के कारण से ये विशेष बल जो है सभी राज्यों में गठित करने का। तो ये नया बल का गठन एक दस्ता जरूर है, इसलिए शायद लोगों में उतनी इसकी जागरूकता नहीं है, लेकिन अब धीरे-धीरे सब लोग जान रहे हैं, सभी राज्यों में स्पेशल फोर्स है, स्पेशल ट्रेंड होता है, पूरे देश में
जो राष्ट्रीय सुरक्षा गारद है, जो एनएसजी के नाम से जानी जाती है, वो बहुत ही इक्विप्ड और बहुत ही सक्षम फोर्स है। तो उन्हें ही जिम्मेदारी है कि अन्य राज्यों के बलों को भी इसी रूप में, इसी पैटर्न पे, इसी के अंतर्गत में फॉर्म करें। इसको एनएसजी का दूसरा रूप देख सकते हैं। तो राज्य में उसका प्रतिनिधित्व एक तरह से है, एक रिस्पॉन्डर के तौर पे उसकी एक छोटी टीम है जो उनसे प्रशिक्षित होके आते हैं और राज्यों में ये कार्य करते हैं। तो इसका मूल कार्य है आतंकवाद के किसी भी मैनिफेस्टेशन को, किसी भी रूप में, वो साइलेंट हो या वायलेंट हो, उन दोनों परिस्थितियों में उनको रोकना, कंटेन करना, और अल्टीमेट है नागरिक सुरक्षा, लोगों में भरोसा पैदा करना कि हम सक्षम हैं किसी भी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए। कैसे काम करता है ये? तो इसमें देखिए, बिहार का जो स्पेशल फोर्स एटीएस है, ये 2013 में गठित हुआ था और उस समय बिहार में 2 बड़ी घटनाएं घट चुकी थी और थाना उस समय गठित हुआ था। तो उसी दौरान सरकार ने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया, थाना का गठन हुआ और फोर्स बनी। फोर्स स्पेशली ट्रेंड हुई, एनएसजी से ट्रेंड होती थी। इसमें बॉम्ब स्क्वाड एक एएसटी होता है, एंटी सबटाज टीम अलग होती है, स्वाट की टीम होती है जो हिट के रूप में, हाउस इंटरवेंशन टीम होती है, एनएसजी ट्रेंड होते हैं, किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि के निपटने के लिए होते हैं। तो बिहार की जो एटीएस है वो III, जिसको 1 I फॉर इन्वेस्टिगेशन है, केस है तो दर्ज करो, 1 I फॉर इंटेलिजेंस है, आसूचना को एकत्रित करो, और 1 I फॉर इंटरवेंशन है, जब आवश्यकता पड़ ही जाए तो आप फिर ऑपरेशन कर डालो। तो ये III के कॉन्सेप्ट पर है, तो बड़ा यूनिक सा ये फीचर है इसका, और करीब 350 बल है। इसमें डॉग स्क्वाड भी होता है जो असॉल्ट करता है, जो ईडी का है, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वगैरह को देखता है। इसमें खतरे काफ़ी हैं, इसलिए सरकार 30% इसका जोखिम भत्ता भी देती है। तो इन कारणों से ये फोर्स विशिष्ट हो जाता है। इसमें आसूचना की चर्चा आपने की, कैसे इकट्ठा करते हैं आप लोग? अलग अलग तरह से पब्लिक जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है कि लोग जाने आतंकवाद क्या है, और वो आतंकवाद में कौन से ऐसे संगठन जिनको प्रतिबंधित किया गया, कौन से ऐसे व्यक्ति समूह हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया, ये जानेंगे तो उसके बारे में सूचनाएं लोग देंगे। तो एक सूचना होती है कि सोशल मीडिया से, इंटरनेट आजकल है, सोशल मीडिया से, ओपन सोर्स से आप इंटेलिजेंस गैदर करिए। एक है कि कई तरह के टूल को इस्तेमाल करके सोशल मीडिया से इन डेप्थ जाके आप डार्क नेट और इन वेब से इंफॉर्मेशन गैदर कर लाइए। दूसरी सूचना है कि मानवीय आधार पे आप उसको संग्रहित करते हैं, एक कान से दूसरे कान, एक मुंह से दूसरे मुंह तक बातें जाती हैं और फिर उसको छन के आती हैं, उसको वेरीफाई किया जाता है। और इस तरह से कई एजेंसी यहाँ पे इंटेलिजेंस की काम करती हैं, उनसे भी सूचनाएं आती हैं। तो आसूचना जो आती है उसको विकसित करिए और उस पर तकनीकी संगठित और सुदृढ़ तरीके से आप उनको प्रिपेयर करिए ताकि वो ऑपरेशन में कन्वर्ट हो सके, या उनको किसी रूप में चिन्हित करके और उनको हम कट्टरवादिता से दूर हटा सके, सो दैट कि उनको एक गुड रचनात्मक जो मैसेज हो सकता है समाज में वो भी जाए। कितना बड़ा खतरा अभी के समय में इंटरनेट है इसके लिए? इंटरनेट खतरा नहीं माना जाए। इंटरनेट में जो सुविधाएं हैं उनको भी देखा जाए, हम भी उसकी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं, असामाजिक तत्व भी उससे सुविधाएं लेते रहते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, हमको उसका सदुपयोग करना है। तो आप यदि कोई वेपन है, वेपन का सदुपयोग करिएगा तो वो किसी के लिए बहुत बड़ा ढाल होगा, और उसका यदि दुरुपयोग करेंगे तो वो किसी के लिए बहुत बड़ा मतलब काल होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको और हम सभी लोगों को, जनता को ध्यान में रखना है कि इंटरनेट का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप अपने समाज को बेहतर करने, अपने आप को बेहतर, परिवार को बेहतर करने के लिए करिए। आप किसी की भावना में बह के किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी देश के प्रति में आप कोई ऐसी दुर्भावना ना फैलाएं जिससे कि समाज में किसी तरीके का मैसेज गलत जाता हो और आप अनजाने में या जानबूझ के या किसी के बहकावे में या लोभ में आके आप कोई अपराध कर रहे हैं, विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जागरूकता इसमें सर्वोपरि है। जागरूक नागरिक अच्छे राष्ट्र के निर्माण का बहुत बड़ा तंत्र होता है। साइबर हमला कितना बड़ा? वो थ्रेट है, इंटरनेट का एक थ्रेट है वो।
तो इसमें भी जागरूकता वंस अगेन सबसे बड़ा शील्ड है। आप यदि साइबर सिक्योरिटी फीचर्स को टाइम टू टाइम जो दी जाते हैं, हर राज्य में अब एक सेल है, हमारे यहाँ भी एक अच्छा यूनिट काम करे, सभी जिलों में थाना हो गया, डीएसपी स्तर के पदाधिकारी उसके थाना अध्यक्ष है, और इकोनॉमिक ऑफेंस यहाँ पे यूनिट है, वो उसमें साइबर सेल एक है, तो पूरे राजकीय स्तर पे वो काम कर रही है। तो उसमें पब्लिक की जागरूकता एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। जितना पब्लिक जागरूक होगी, हर समाज संवर्ग का व्यक्ति यदि जागरूक होगा, आपका काम आसान होगा और आप साइबर थ्रेट को आप निगेट कर सकेंगे। आप बताइए कि अभी के समय में भी पुलिसिंग जो बिहार की चल रही है, उसमें कई चीजों की कमियां हैं। जैसे महिलाओं की भर्ती खूब हुई, लेकिन आज भी शौचालय पूरी तरह से हम लोगों के पास नहीं है कि हम मतलब जहाँ पे लोग खड़ा करते हैं वहाँ पे उनको सुविधा दे सकें। दूसरा, क्रेच की कमी। क्रेच मतलब वो है कि कामकाजी महिलाओं को जो है जो उनके बच्चे हैं उनको रखा जाए देख रेख के लिए, उनके स्तनपान की भी सुविधा नहीं है। इस प्रकार की समस्याओं से अभी पुलिसिंग गुजर रही है बिहार की, सब लोग महसूस किए हैं। कब तक सुधरेगा और क्या? देखिए, समस्याएं नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, और बिहार पुलिस ने या राज्य सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया कि जब जनसंख्या का प्रतिशत आधी लगभग आबादी महिलाओं की है, तो प्रतिनिधित्व फोर्स में भी उन लोगों का उसी अनुरूप होना चाहिए, और उसका सुपरिणाम देखने को मिल भी रहा है। अब रही बात की जो कुछ प्राकृतिक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो महिलाओं को विशेष रूप से उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, सरकार ने उन सभी का ध्यान रखा है। अवकाश को लेके, शिशु देखभाल का हो या उनके मैटरनिटी का हो, या फिर उनको किसी भी तरह का अवकाश यदि प्रदान किया जाना है तो वो भी दे रही है। जब महिलाओं की भर्ती हुई तो उनके कार्यस्थल के बारे में भी ध्यान रखा गया, कार्यस्थल पे सहजता से वो कार्य कर सकें इसका ध्यान रखा गया है, और रहन-सहन, आवासन के बारे में भी है कि हर थाने में महिला बैरक वगैरह बनाने की व्यवस्था की गई, और कई जगह ऐसे हैं जो नए थाने बने हैं वहाँ पर भी बना दिए गए हैं, और शौचालय भी उसी प्रकार से बनाए गए हैं। इस जो क्रेच की जो बात आप कर रहे हैं, तो महिला एक परिवार से जुड़ी रहती है, तो परिवार में बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, और जहाँ पे नहीं है क्रेच की ज़रूरत वैसी है, तो कुछ हमारे जो विशेष जो बिहार की जो यूनिट है और जो बटालियंस हैं सशस्त्र बल की, उन जगहों पे भी और कुछ जिलों में भी लोगों ने इसके लिए पुलिस लाइन में इसकी व्यवस्था करा रखी है। तो ये धीरे-धीरे विकसित डिमांड और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये बनते जा रहे हैं लगातार। इसमें बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम भी ज़बरदस्त तरीके से इसमें अपनी योजनाओं को साकार कर रहे हैं, और सरकार की योजनाएं भी दिख रही हैं, और बिहार पुलिस पूरा संवेदनशील है इसको लेके, क्योंकि हम ऐसे राज्य हैं जो पूरे देश में नंबर 1 पर है महिलाओं की भागीदारी देने में। ये थोड़ी व्यवस्था की कमी तो रोड नहीं, वो आप ऐसे हो सकते जबकि टेम्पोरली कहीं पर उनका डेपुटेशन हुआ तो उस वर्क स्थल पे हो सकता है आपको दिखती है वही व्यवस्थाएं, आपको वो रहेंगी हमेशा। उसको अपने वर्क प्लेस पे जहाँ डेपुटेशन है तो उसमें पुलिस अधीक्षक और जो बंदोबस्ती करने वाले पदाधिकारी उनका दायित्व होता है कि उनके डेपुटेशन को ध्यान में रखें ऐसी जगह जहाँ पे उनको इन चीज़ों की व्यवस्थाएं आवश्यकता पड़ने पर मिल सके। आपको जो प्रेरणा प्राप्त किए सिविल सेवकों से, उसमें सबसे उच्च स्थान किस सिविल सेवक का है जो इसने आपको प्रेरित किया? देखिए, शरीर के अंदर में 206 हड्डियां हैं। आप यदि किसी एक हड्डी को निकाल के और शरीर से पूछिए कि क्या इसके बिना आप किसी तरह से सहज महसूस कर रहे हैं, तो मेरा आपके इस प्रश्न का उत्तर भी ऐसा है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और उसी से जीवन भी बनता है। तो कई सिविल सर्वेंट ऐसे हैं जो आगे भी प्रेरित करते रहेंगे और लोगों ने कालांतर में भी किया है। सबसे पहला प्रेरणा किससे मिला? अब पहला प्रेरणा तो मैं जिसके साथ पहले सेवा में आया तो हमारे जो प्रिंसिपल थे डीआईजी अनिल कुमार सिंह स्वर्गीय, वही थे प्रेरक। उन्होंने उस समय ट्रेनिंग पीरियड में एक जो हम लोगों का गोपनीय चारित्रिक अभियुक्ति होता है उसमें कुछ शब्द लिखे थे। मैं यहाँ क्या बोलूँ,
लेकिन जो लिखा उन्होंने यदि मेरे अंदर नहीं भी था तो उसको निभाने के लिए मैंने अभी तक की सेवा की। अच्छा, इतनी तो बड़ी प्रेरणा, वो एक प्रेरणा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने वो चीज ऑब्जर्व किया था, वो शायद था। तो मुझे लगा कि किसी व्यक्ति ने ना तो मेरा पारिवारिक सदस्य है, ना कुछ ऐसा स्नेह और लगाव रहा है, फिर भी उसने आइडेंटिफाई किया है, तो इसको चरितार्थ कर दो। और उसके बाद जब जिले में गए तो अभी सेवा में हैं और महानिदेशक स्तर के पदाधिकारी हैं। तो उनका और मैडम का बहुत ही स्नेह प्यार रहा और उनसे जो सीखा तो आज तक उसमें सुधार ही करने की कोशिश की है। तो वो भी हमारे श्री विनय कुमार जी हैं, तो उनसे मिला है। लेकिन इसके बाद भी हर जिले, हर स्थान पे जहाँ पोस्टिंग हुई, सब लोगों ने कुछ न कुछ प्रेरणा दी। मुझे क्या ग्रहण करना था वो मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से उनसे लिया। अच्छा, आपके एक दोस्त थे ब्रजेश जी, जिन्होंने याराना गाना खूब गाया और आप भी साथ में शामिल। तो वो तो मेरे मतलब छठे से लेके 8वें क्लास तक का दोस्त रहा है बनारस में, ब्रजेश मिश्रा नाम। तो बहुत अच्छा गाता था वो बंदा। और कौन गाना? तो वो याराना फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी की और अमजद खान जी की, कादर खान जी का, ये थोड़ा वो था तेरे जैसा यार कहाँ। तो हम लोग यार थे तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा गाता था, तो उस गाने को बहुत अच्छा गाता। तो वो गाना किशोर कुमार जी ने या फिल्म में अमिताभ बच्चन जी ने फिल्माया गया और अभिनीत किया, लेकिन हम तो उसको उसके नाम से जानते हैं कि वो बंदा गाता था, बहुत अच्छा गाता था, हमको अच्छा लगता था। तो इस वजह से इस पिक्चर का सबसे आपका प्यारा गाना कौन सा रहा, जिस पर आपको सुनने के बाद एक तरंग? तो दिल टूटा वो रूठा मेरे यार, वो भोले जो है ना। भोले। हाँ। अच्छा, आपके जीवन में प्रेम शादी के बाद उत्पन्न हुआ या इसके पहले भी कोई प्रेम की चर्चा रही? एक ही है बस, यही कहानी रही। हाँ, जो अभी है साथ। तो ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये अरेंज है कंप्लीट, लेकिन बहुत ही दुनिया गोल है टाइप में फीलिंग के साथ आया। कैसे, इसका कुछ कहानी? जहाँ हमने बचपन में पढ़ाई की, जिस जिला और शहर में, नहीं रोहतास में, डेरियास 1 to मतलब मॉन्टेसरी टू 5th वहीं पढ़े। वहाँ से अचानक हमारा पलायन हो गया। पिताजी और माताजी का एक बलिदान ही है, उन्होंने दे दिया चाचा जी को। बनारस पढ़ाई शुरू हुई 6 से लेके, और जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक मैं उधर ही रहा। और जब नौकरी लग गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, मतलब करीब 18 साल बीत गया, तो फिर से उसी शहर में एक प्रस्ताव आया, उसी शहर से जहाँ से मैंने पढ़ाई छोड़ी, उस जगह पे। तो जब वहाँ गए तो हम सबसे पहले उसी स्कूल गए, और जो बचपन में उस स्कूल की गलियाँ और फील्ड बहुत बड़ा लगता था, जाने के बाद लगा ये तो बड़ा सीमित सा दायरा है। तो बचपन की वो सारी यादें ताज़ा हो गई। फिर लगा कि यहाँ पे प्रस्ताव आया है, तो मन को काफ़ी संयमित करते हुए लगा कि ईश्वर की इसमें लीला चल रही है, स्वीकार किया जाए। विपरीत परिस्थितियाँ हुई, हिंदू धर्म के परिवारों में जो विपरीत परिस्थितियाँ एक शादी के समय हो सकती हैं, वो सब घटित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग की शादी हुई। किस टाइप की खुशी? अब वो ऐसी है, पारिवारिक चीजें हैं जो घर में, जिसको अपशकुन कहा जा सकता है, उस तरह से भी घटित हुई, जिसको अशुभ कहा जा सकता है, घटित हुई, लेकिन बलवती थी चीजें, मिलना। दो परिवार शादी के पहले मिले नहीं कभी, फर्स्ट में पहली मुलाकात भी डेरी ऑनसून में वहीं हुई जब हम आए पहले। अच्छा, पुलिस सेवा में आने के बाद परिवार, समाज और इस सर्विस तीनों के बीच में समरसता बैठाने में कितनी समस्याएं हुआ, ये क्या फील किया? तो आपका इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल मैनेजमेंट है, सब पे एक जैसा लागू नहीं हो सकता, व्यक्ति विशेष के अनुसार बदलेगा। और पारिवारिक पृष्ठभूमि, ऑफ कोर्स परिवार में सबसे नजदीक में जब आप इस स्टेज पर आते हैं तो पत्नी, बच्चे, माता पिता और जो भी रिलेटिव्स हैं वो होते हैं, तो जो जितना करीब होगा उसकी अपेक्षा भी आप
से उतनी ही रहती है। तो यदि आप सबका सामंजस्य बना लेते हैं, सबको बराबर देते हैं, तो वो भी समझते हैं कि ये आज इसी कार्य से हम इनसे जुड़े हैं या इनका अस्तित्व है। तो वो भी समझ के उतना आपको स्पेस देते हैं। और विभाग तो कभी नहीं कहता है आप अपना परिवार तोड़िए और छोड़िए। आपको अपॉर्च्युनिटी जो दिया उसमें आप अपने परिवार को जोड़िए। वो कहता है तो जोड़िए आप। तो सामंजस्य आपको बैठाना। गिलास में पानी मैंने आपको दे दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा पी जाइए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पीजिए। ये मैनेजमेंट। चलिए, आपने सारे सवाल का बखूबी जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव जवाब था। लोग बहुत अवेयर हुए होंगे आपकी बातों को सुनकर। तो आपको पुनः हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपकी टीम को हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मतलब अभी तो कंफर्म नहीं हूँ कि क्या प्रेरणा ये देके जाएगा आपका पॉडकास्ट, बट जितना भी मैसेज देगा इतना ही कह सकता हूँ कि शॉर्टकट लाइफ में नहीं, आप मत अपनाइएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, सिस्टमेटिक तरीके से करिए और दुरुस्त करिए। चलिए, इसी भरोसे के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत